तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था जाओ लियान के साथ फाइट कर रहा होता है। सीटू लियान उसके साथ फाइट करने के लिए जब आगे बढ़ती है तो हमारा जाओ उसके ऊपर भारी पड़ता है। वो उसे वहीं पर अपनी गोद में बिठा लेता है, साथ ही उसकी तशरीफ के ऊपर थप्पड़ मार रहा होता है और उसे कहता है ये बताओ कि क्या तुम दोबारा मेरे पर अटैक करोगी। लियान शर्माते हुए उसे कहती है नहीं नहीं, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं दोबारा तुम्हारे पर अटैक नहीं करूंगी। उसे कहता है तो फिर ठीक है, तुम्हें वादा ही करना होगा कि तुम दोबारा अटैक नहीं करोगी। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ अगर तुम्हें यहाँ पर सबक मिल गया हो। हमारा जाओ उसको छोड़ देता है और साथ उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम पहले यहाँ पर मुझसे माफी मांग लेती हो और मेरे साथ ये सब कुछ नहीं करती तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। जाओ दूसरी तरफ खड़ा होता है और हंस रहा होता है, जबकि उसी वक्त सीटू लियान पीछे से फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। हमारा जाओ पीछे की तरफ घूमता है और उसे आते हुए देख लेता है, लेकिन अब देर हो चुकी है। सीटू लियान जल्दी से आगे बढ़ती है और उसके दोनों बाजू पकड़ती है और उसे नीचे गिरा लेती है, जबकि वो खुद उसके ऊपर बैठ जाती है। जाओ उसे कहता है ये तुम क्या कर रही हो, तुमने अपना वादा तोड़ दिया, तुमने वादा किया था कि तुम मेरे पर अटैक नहीं करोगी। वो उसे कहती है हमारे जैसे एक बेशरम इंसान के लिए मुझे यहाँ पर अपने अल्फाज के ऊपर पूरा उतरने की जरूरत नहीं है। तो उसने हमारे जाओ के दोनों हाथों को पकड़ा होता है। हमारा जाओ वहीं से अपने हाथों को घुमाता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। अब वो अपने ऊपर से उसे उठने नहीं दे रहा होता है। वहाँ से तो सीटू लियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। असल में वो एक बहुत ही बुरी पोजीशन के ऊपर बैठी होती है। जब उसे समझ आती है कि वो किस जगह के ऊपर बैठी है और किस चीज के ऊपर बैठी है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जाओ उसके हाथों को पकड़कर वहाँ पर बैठा होता है। जैसे वो उसके हाथों को पकड़ता है सीटू लियान चिल्लाकर उसे कहती है मुझे छोड़ो। वो उसे बार बार कह रही होती है मुझे छोड़ो, और साथ ही वो कभी इस साइड के ऊपर होती है कभी उस साइड के ऊपर होती है। जब वो उसके ऊपर बैठकर हरकत करती है तो उस बेचारे का चूजा नीचे मसला जा रहा होता है। इसकी वजह से हमारे जाओ का चेहरा भी पूरा लाल हो जाता है। वो उसे कहता है तुम क्या कर रही हो, ऐसा मत करो, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही हिल रही हो। कि वो भी वहाँ पर उसकी बात नहीं सुनती और बार बार कभी लेफ्ट साइड पर होती है कभी राइट साइड के ऊपर होती है, जिसकी वजह से हमारे जाओ का बेचारा चूजा वहाँ पर मसले जा रहा होता है। जबकि हमारा जाओ से कहता है बस करो वरना टूट जाएगा। और यहीं पर हमारी एक मशरूम गर्ल को भी दिखाते हैं, एक छोटी सी मशरूम गर्ल जो कि अपने पीछे एक बास्केट को लेकर मशरूम चुनने के लिए जा रही होती है। वहीं पर उसे एक मशरूम दिखाई देती है। वो आगे बढ़ती है और उस मशरूम को उखाड़ कर अपनी बास्केट में रख लेती है। फिर साथ ही उसे एक और मशरूम दिखाई देती है। वहाँ पर एक और मशरूम होती है, वो उसको भी उठा लेती है। फिर साथ ही उसे वहाँ पर एक बड़ी मशरूम दिखाई देती है। उस मशरूम को उखाड़ने लगती है तो उसी वक्त वो मशरूम वहाँ से टूट जाती है। तो इसका मतलब ये था कि हमारे जाओ बेचारे का चूजा टूट गया है, क्योंकि वो उसके ऊपर बैठकर जोर डाल रही होती है और साथ ही वो उसको मसल रही होती है। इसी वजह से बेचारे जाओ के मुंह से जाग निकलना शुरू हो जाती है। जाओ उसे कहता है तुम बहुत ही कमीनी और घटिया हो। सीटू लियांग उसे कहती है अब तुम्हें समझ आई, तुमने मेरे हाथों को पकड़ा था, अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। अभी मैं तुम्हें और भी ज्यादा टॉर्चर करूंगी। ये अभी उसके ऊपर ही चढ़कर बैठी होती है कि उसी वक्त उसकी बहन वहाँ से निकलती है। सीटू चिंग वहाँ से निकलती है और उसे कहती है ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, और साथ ही वो बहुत ज्यादा ब्लश भी कर रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि ये दोनों यहाँ पर कुछ गलत कर रहे हैं। तो लियान भी अपनी बड़ी बहन को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और शर्माते हुए उसे कहती है मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रही, बल्कि ये सब कुछ इस कमीने की गलती है, ये यहाँ पर कर रहा है। मैंने जाओ चिल्लाकर उसे कहता है बकवास बंद करो, ये सब कुछ तुमने शुरू किया है। ये बात सुनते ही सीटू लियान और भी गुस्सा हो जाती है और साथ ही वो उसके ऊपर बैठे बैठे जंप करती है और फिर से उसके ऊपर जबरदस्त जोर लगाती है। तो जैसे ही वो उसके ऊपर जंप करती है हमारा जाओ वहाँ पर एक जोरदार चीख मारता है क्योंकि उस बेचारे के चूजे के ऊपर और भी ज्यादा जोर पड़ता है। इसकी वजह से हमारा जाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जाओ कहता है ये ऐसे नहीं उठने वाली। हमारा जाओ अपनी सारी की सारी एनर्जी को अपने चूजे के पास इकट्ठा करता है और फिर साथ ही वो नीचे से ऊपर की तरफ एक झटका लगाता है, जिसकी वजह से सीटू लियान ऊपर की तरफ उछलती है और उसे एक जबरदस्त झटका लगता है। वो उछलती हुई दूर जाकर गिरती है। सीटू चिंग ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये यहाँ पर कर क्या रहे हैं। फिर साथ ही वो गुस्सा भी हो जाती है। हमारे जाओ से कहती है जाओ ये क्या बकवास है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम मेरी बहन के साथ ये सब कुछ कर क्या रहे थे। जाओ अपने चूजे के ऊपर हाथ रखते हुए उसका खड़ा हो जाता है और उसे कहता है टीचर मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, ये तो तुम्हारी बहन है जो ये मेरे ऊपर अटैक कर रही थी, यही मेरे ऊपर बैठी हुई थी। मैं यहाँ पर अंदर आ रहा था और इसने मेरे पर अटैक किया और मुझे मारना चाहती थी। तो मास्टर सीटू उसकी बॉडी के ऊपर जख्मों को देखती है, फिर साथ ही वो अपनी बहन की तरफ देखती है और उसे कहती है लियान क्या ये सच कह रहा है। तो लियान वहाँ पर रोना शुरू कर देती है। वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए से कहती है तुम्हें तो कभी मेरे पर यकीन नहीं आता है कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तुम्हें अपने स्टूडेंट के ऊपर भरोसा है जबकि अपनी बहन पर नहीं। और साथ ही वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। मास्टर सीटू से रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। वो कहता है शुक्र है कि वो पागल लड़की जहाँ से चली गई, वरना उसने तो मेरा चूजा ही तोड़ दिया था। मास्टर सीटू हमारे जाओ से कहती है चलो बस भी करो, तुम भी उसी तरह के हो, तुम भी पागल हो, चलो जल्दी से यहाँ पर बैठकर मेडिटेट करना स्टार्ट करो वरना तुम्हारा चूजा बिल्कुल खराब हो जाएगा। जाओ वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। जब वो वहाँ पर कल्टीवेट कर रहा होता है तो उसे वो सारे के सारे सीन याद आ रहे होते हैं जो कि उसने वहाँ पर सीटू लियान के साथ किए हैं। सारे सीन्स को याद करते हुए उसके मुंह से काफी सारा ब्लड निकलता है और इसी के साथ ही हमारा जाओ वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। मास्टर सीटू उसको उठाती है और कहती है तुम्हें क्या हुआ, लेकिन उसे बिल्कुल भी होश नहीं होती। वो उसे उठाकर अपने साथ अपने घर आ जाती है। वो अपने घर आती है तो वहाँ पर उसके ग्रैंडपा होते हैं। वो अपने ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा आप कहाँ पर है, जल्दी से यहाँ पर आए। ग्रैंडपा उसे कहते हैं आप क्या हो गया, तुम यहाँ पर हम क्या नया लेकर आई हो। मिस सीटू उसे कहती है ग्रैंडपा जरा यहाँ पर देखें इसको साथ क्या हुआ है, जाओ को क्या हो गया। वो उसे कहते हैं अच्छा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे चेक करने दो। वो उसे चेक करते हैं और कहते हैं ये अभी जिंदा है, ये अभी मरा नहीं है। अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उसे वहाँ पर एक टेबल के ऊपर लेटा देते हैं। सीटू उनसे कहती है ग्रैंडपा मुझे
बताएं कि इसके साथ क्या हुआ है। उसके ग्रैंडपा उसे कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जिंदा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बेहोश हो गया है, ये इस वक्त अनकॉन्शियस कल्टीवेशन स्टेट के अंदर चला गया है। C2 अपने ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा ये अनकॉन्शियस कल्टीवेशन स्टेज क्या होती है, मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना। उसके ग्रैंडपा उसे कहते हैं कल्टीवेशन की एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर एक कल्टीवेटर अचानक से चला जाता है, उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है। समझ लो ऐसे ही कि वो बेहोश हो चुका है, लेकिन असल में वो अंदर ही अंदर कल्टीवेट कर रहा होता है। इस कल्टीवेशन स्टेज से ना तो तुम्हारी कल्टीवेशन तेजी के साथ बढ़ती है, लेकिन इससे एक फायदा जरूर होता है कि तुम्हारी मेंटेलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और अगर इंसान का अपने ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा हो तो वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी कर सकता है। ये इसके लिए एक बहुत बड़ा मौका है, लगता है कि ये यहाँ पर ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लेगा। बहुत ही कम कल्टीवेटर्स ऐसे होते हैं जो ट्रू कल्टीवेटर्स होते हैं, सिर्फ वही इस तरह की कल्टीवेशन स्टेज के अंदर जा सकते हैं। C2 अपने ग्रैंडपा से कहती है तो ग्रैंडपा ये कब उठेगा। ग्रैंडपा उसे कहते हैं हाँ मुझे लगता है ये बहुत ही जल्दी यहाँ पर उठने वाला है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, लेकिन जब ये उठेगा तब ये मेरा डिसाइपल होगा। C2 अपने ग्रैंडपा से कहती है लेकिन ग्रैंडपा ऐसा क्यों, तो मेरा डिसाइपल है तो फिर उठने के बाद ये आपका डिसाइपल क्यों बन जाएगा। उसके ग्रैंडपा उसे कहते हैं तुम तो इस लड़के से सिर्फ और सिर्फ 2 साल बड़ी हो और तुम्हें लगता है कि तुम इस डिसाइपल को रख सकती हो, तुम इसकी मास्टर की बजाय तुम इसकी सिस्टर की तरह ज्यादा लगती हो। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों को यहाँ पर एक मास्टर डिसाइपल नहीं होना चाहिए। वैसे भी सभी लोगों को तो यही पता है कि मैं इसका मास्टर हूँ, क्योंकि तुम्ही ने तो सभी लोगों को बताया था, बाकी के सभी एल्डर्स को तुम्ही ने ये बात बताई थी ना कि ये डीन का डिसाइपल बन चुका है, तुम्हारे ग्रैंडपा का डिसाइपल बन गया है। तो मैं C2 से कहती है अच्छा ठीक है ग्रैंडपा, अब जबकि आप इसके मास्टर बनना चाहते हैं तो मास्टर तो इसकी मैं ही रहूंगी, लेकिन आप इसके ग्रैंड मास्टर बन सकते हैं, आप इसके ग्रैंड मास्टर बनकर इसको चीजें सिखा सकते हैं, लेकिन मैं इसकी मास्टर रहूंगी। तो उसके ग्रैंडपा उसे कहते हैं तुम्हें पता है ना कि सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स को या अपने डिसाइपल्स का बेनिफिट मिलता है, इसका मतलब अगर मैं इसका ग्रैंड मास्टर बनूंगा तो फिर मुझे कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, फिर भी मुझे जहाँ पर इस लड़के को पढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा जाओ वहीं पर अपनी एथीरियल स्टेज के अंदर होता है, तो वो अपने कॉन्शियसनेस C के अंदर चला जाता है। वो अपने कॉन्शियस C के अंदर जाता है तो वो अपने आसपास देखता है, कहता है मैं कहाँ पर हूँ। अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर बहुत सारा पानी होता है। जाओ कहता है लगता है कि मैं अपने कॉन्शियसनेस C के अंदर हूँ। फिर साथ ही हमारा जाओ आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। जैसे वहाँ पर चलता है उसी वक्त उसके सामने एक बड़ी सी पानी की वेव आती है। वो कहता है जी क्या ये पानी की वेव तो मेरी तरफ ही आ रही है, लगता है मैं इसके अंदर डूब जाऊंगा। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन वो पानी के अंदर गिर जाता है और वो वेव के अंदर आ जाता है। जाओ कहता है ये वेव इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर थ्रू करने वाला हूँ, ये वेव का मतलब ये है कि ये मेरी जान एनर्जी है, लेकिन इन सभी सारी की सारी वेव को कंडेंस करना होगा। अगर इसमें मैंने रिफाइन कर लिया तो मैं ब्रेक थ्रू करूंगा, वरना मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। फिर ग्रैंडपा भी इस बात को महसूस कर लेती है और कहती है लगता है कि इस लड़के को यहाँ पर मुश्किल हो रही है। ग्रैंडपा मिस C2 से कहते हैं हालांकि ये लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसके पास इस वक्त जान एनर्जी जितनी ज्यादा है उतनी जान एनर्जी के साथ ये काफी सारे लेवल्स को ब्रेक थ्रू कर सकता है, लेकिन ये सारी की सारी एनर्जी को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि ये सारी एनर्जी को सप्रेस नहीं कर पाएगा, मुझे यहाँ पर इसकी हेल्प करना पड़ेगी। और वो अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उसके माथे पर हाथ रखते हैं और अपनी कॉन्शियस स्पिरिट को उसकी बॉडी के अंदर भेज देते हैं। जाओ जो कि पानी के अंदर डूब रहा होता है उसी वक्त वहाँ पर उसे आवाज आती है मैं यहाँ पर बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ इस सारे पानी को सप्रेस करने की। साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसको सप्रेस करने में उसकी मदद करते हैं। हमारा जाओ भी उसकी मदद मिलने के बाद काफी खुश हो जाता है। एंड मास्टर साथ साथ उसकी मदद भी कर रही होती है। वो उसे कहते हैं तुम्हें अब इस सारे के सारे जान C को एक साथ इकट्ठा करना होगा। तो जाओ उनसे कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं बाकी सब कुछ संभाल लूंगा। और साथ ही वो सारे पानी को कंडेंस करता है। उस सारे पानी को कंडेंस करने के बाद वो एक छोटा सा बॉल बना देता है। ग्रैंड मास्टर से कहते हैं तुम्हारा जान C तो बहुत ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर तुम्हारा बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। तो जाओ उसको रिस्पेक्ट देते हुए कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही हमारा जाओ भी अपने कॉन्शियस C के अंदर से डिस्पियर हो जाता है और बाहर आ जाता है। जैसे वो बाहर आता है उसी वक्त उसे होश आ जाती है। वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने मास्टर C2 और उसके ग्रैंड मास्टर होते हैं। मास्टर C2 उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है जाओ क्या तुम ठीक हो। तो जाओ काफी ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लिया है। जबकि ग्रैंड मास्टर भी वहीं पर खड़े हंस रहे होते हैं। फिर साथ ही वो C2 को वहाँ से बाहर भेज देते हैं और उसे कहते हैं लड़के तुम यहीं पर रहो। जाओ उसे कहता है तो मास्टर आपने मुझे यहाँ पर क्यों रुकने का कहा, आप हैं कौन और आप क्यों यहाँ पर चाहते हैं कि मैं अकेला आपकी बात सुनूं। ग्रैंडपा उसे कहते हैं मैं चाहता हूँ कि आज के बाद से तुम मुझे अपना ग्रैंड मास्टर कहो। हमारा जाओ ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर ग्रैंड मास्टर क्यों कहूंगा। ग्रैंडपा उसे कहते हैं मैंने तुम्हारी मास्टर C2 चिंग को भी सिखाया है, मैं उसका मास्टर हूँ, तो इसका मतलब ये होगा मैं तुम्हारा ग्रैंड मास्टर हूँ। चलो जल्दी से आप मेरे सामने अपना सर झुकाओ। और जब ये बात समझता है तो उसे काफी ज्यादा झटका लगता है। वो कहता है तो इसका मतलब यह है कि आप रॉयल मार्शल स्कूल के डीन है, यानी आप प्रिंसिपल हैं। ग्रैंडपा उसे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, साथ ही मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में तुम्हारी मदद भी की थी, क्या तुम भूल गए हो। तो उसी वक्त हमारे जाओ को याद आता है कि उसके कॉन्शियस C के अंदर कोई मास्टर आया था जिसने उसकी हेल्प की थी। वो कहता है तो इसका मतलब वो सीनियर आप थे जिसने वहाँ पर मेरी हेल्प की थी। मास्टर से कहते हैं हाँ वो मैं ही था, चलो अब जल्दी से वहाँ से मेरे लिए एक कप चाय का डालकर लाओ। तो वो जल्दी से जाता है और जाकर एक कप चाय का डालकर उसके लिए ले आता है और साथ ही उसके सामने झुकते हुए नावटाव भी करता है। ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं तो फिर ठीक है, अब जबकि तुमने मेरे सामने अपना सर भी झुका दिया और मुझे चाय भी दे दी, इसका मतलब यह है कि आज के बाद से मैं तुम्हारा ग्रैंड मास्टर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट हो। आज के बाद तुम यहीं पर रहकर कल्टीवेट कर सकते हो। हमारा जाओ बहुत ज्यादा खुश हो
हो जाता है और कहता है ग्रैंड मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा जाओ उन्हीं के बैकयार्ड में वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो अपनी तलवार के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो ग्रैंड मास्टर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि तलवार को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तलवार को यूज करते हुए तुम्हें अपनी मोमेंटम और अपनी स्पिरिट दोनों को कंबाइन करना पड़ता है, तब जाके तुम एक तलवार को अच्छे से यूज कर सकते हो। तलवार तुम्हारी बॉडी के साथ मूव करती है, जबकि तुम्हारी तलवार बॉडी के साथ मूव करने के साथ साथ तुम्हारा हार्ट भी इसमें शामिल होता है। अच्छा तलवारबाज वही होता है जिसकी बॉडी और जिसका दिल दोनों तलवार के साथ बिल्कुल एक हार्मोनी में हो, यानी कि वो सिंक्रोनाइजेशन में हो। तुम तलवार को ठीक से यूज कर पाओगे। तुम्हारा जाओ उनके एडवाइस को मानते हुए अपनी तलवार को घुमाता है और सामने पड़े हुए एक बड़े से लकड़ी के तोते को काट देता है। तुम्हारा जाओ उनसे कहता है ग्रैंड मास्टर आप बताएं कि मैंने कैसा किया। मैंने इस लकड़ी का पिलर को काट दिया। उसके मास्टर से कहते हैं हाँ तुम पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो, कल के मुकाबले में आज तुमने अच्छा किया। तो ग्रैंड मास्टर हमारे जाओ से कहते हैं मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ पर बेसिक स्किल्स को सीखने के लिए दे रहा हूँ, कहीं तुम्हें इस बात से कोई कंप्लेन तो नहीं है। जाओ उनसे कहता है नहीं ग्रैंड मास्टर मुझे इस बात से कोई भी कंप्लेन नहीं है। हालांकि मुझे अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन मैं इस वक्त वारियर स्टेज तक पहुंच चुका हूँ। मुझे बेसिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इससे पहले तो मेरे पास कल्टीवेशन थी ही नहीं। तो मुझे लगता है कि मुझे बेसिक से ही स्टार्ट करना चाहिए, तभी मैं जल्दी से कल्टीवेशन को आगे बढ़ा पाऊंगा। मास्टर से कहते हैं बेसिक जान स्किल्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं। किसी भी डेडली मास्टर के जो स्किल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डेडली होते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास बेसिक स्किल्स नहीं है तो फिर तुम वहाँ पर आसानी से मारे जा सकते हो। तो मेरे इंटेंशंस के बारे में पता है तो अच्छी बात है कि तुम एक जीनियस डिसाइपल हो। ग्रैंड मास्टर से कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारे पास बहुत ही अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन और बहुत ही अच्छी बॉडी है कि तुम जल्दी से ब्रेक थ्रू कर रहे हो और तुम वारियर लेवल तक पहुंच भी चुके हो। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। उनसे कहता है ग्रैंड मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इन सारी बातों को याद रखूंगा। उसी वक्त मिस सीटू से पीछे से निकलती है और उसे कहती है तो तुम इसकी बातों को याद रखोगे लेकिन मेरी किसी भी बात को याद नहीं रखते। जाओ कहता है ओ माय गॉड तुम यहाँ पर कब आए, तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया। जाओ से कहता है अब मिस तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो मिस सीटू से कहती है मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए आए हूँ, तुमने मेरी छोटी बहन सीटू लियान के साथ जो कुछ भी किया था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था और मुझे लगता है कि तुम्हें इस मसले को सुलझाने के लिए जाकर उससे माफी मांगना होगी। किसी वक्त जाकर उसे माफी मांग लेना। जाओ से कहता है कोई बात नहीं मिस, वो मेरी जूनियर सिस्टर, मैं जाकर उससे माफी मांग लूंगा। मिस सीटू से कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम उसके बारे में इस तरह सोचते हो। मेरी बहन हमेशा से बहुत ज्यादा अड़ियल थी, वो बहुत ज्यादा गुस्से वाली और मूडी है, तुम्हें जाकर उसे माफी मांगना पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों में से एक स्टेप बैक करने को तैयार है। फिर साथ ही वो उसे कहती है हमारा कोर्टयार्ड जो कि टूट गया था लाइटनिंग के गिरने की वजह से, उसको नया बना दिया गया है, जाकर तुम अपने नया घर देख सकते हो। हमारा जाओ कहता है हाँ मैं अभी जाता हूँ। जाओ अपने ग्रैंड मास्टर से कहता है ग्रैंड मास्टर क्या मैं जा सकता हूँ। ग्रैंड मास्टर से कहते हैं हाँ तुम जा सकते हो, काफी दिनों से यहाँ पर और तुम रॉयल अकेडमी में भी नहीं गए, मुझे लगता है कि अब तुम्हें वहाँ पर वापस जाना चाहिए और जाकर अपनी अकेडमी की क्लासेस को लेना चाहिए। उनसे कहता है ग्रैंड मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो वहाँ से वापस की तरफ मुड़ जाता है। हमारा जाओ अपने नए घर में आता है, उसका जो घर टूट गया था वो उसको लिए नया बना दिया गया। वो वहाँ पर आता है और मंकी भी उसके साथ ही होता है। वो देने से देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो अपने घर को देख रहा होता है, जबकि वहीं पर एक पेड़ के ऊपर सेब भी लगी होती है। तो मंकी उसे देखकर लाट टपका रहा होता है। हमारा जाओ उसे कहता है मंकी आज से ये हमारा नया घर है तो तुम्हें इसको बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करना होगा। हमारा जाओ अंदर आता है और अंदर आकर पूरे घर की सेटिंग्स करता है, पूरे घर में नया सामान लाकर रखता है और जो भी सामान उसने पहले फैला कर रखा हुआ था वो सारे का सारा अनबाउंड करता है। जाओ कहता है जबकि मैंने अपने घर को साफ कर दिया है तो फाइनली ये सारा काम खत्म हो गया है, तो चलो चल के सीटू लियान से मिलते हैं और उससे माफी मांगते हैं। एक सीन सीटू फैमिली के बाहर का दिखाया जाता है। वो सीटू लियान के घर के बाहर जाकर बैठ जाता है और उसका इंतजार कर रहा होता है। हमारा जाओ कहता है पता नहीं मैं उससे कैसे माफी मांगूंगा, क्या वो मेरी माफी को एक्सेप्ट भी करेगी या नहीं। ये यहीं पर बैठा होता है कि उसी वक्त सामने से यंग मास्टर ची और उसके साथ सीटू लियान वो दोनों गप्पे लगाते हुए वहाँ पर आ रही होती है। जैसे वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं सीटू लियान हमारे जाओ को देखती है, वो वहीं पर रुक जाती है। हमारा जाओ उसे देखकर हंसना शुरू कर देता है, देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार निकालती है और कहती है कमीने कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कहते हुए मेरे घर के बाहर आने की, अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। जाओ उसके अटैक को अवॉइड करते हुए कहता है जूनियर सिस्टर प्लीज शांत हो जाओ, तुम क्या कर रही हो, तुम कुछ ज्यादा ही रूड बन रही हो। जबकि वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए फिर से अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करती है और कहती है मैं तुम्हें आज मार डालूंगी। लास्ट टाइम तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया था, इसी वजह से आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। वो अपनी तलवार के अटैक को रिलीज करते हुए उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करती है, बहुत सारी स्लैशेस लगाती है। उनमें से काफी से स्लैशेस हमारी जाओ की बॉडी के ऊपर लगती है, जिससे उसकी बॉडी के ऊपर कट लगते हैं और उसका ब्लड बहना शुरू हो जाता है। जाओ से कहता है मुझे यहाँ पर मजबूर मत करो, मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ लेकिन तुम मेरे ऊपर अटैक कर रही हो। सीटू लियान उसे कहती है माफी मांगने का अब कोई भी फायदा नहीं है, जबकि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ और मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगी। जाओ उसे कहता है लगता है कि तुम ऐसे नहीं मारने वाली, तुमने तो कुछ ज्यादा ही हद पार कर दी। और साथ ही अपने सिक्सर से कहता है सिक्सर मेरी तलवार दो, और वो दूर से उसकी तलवार को उठाकर फेंक देता है। जाओ अपनी तलवार को कैच करता है और उसे कहता है लगता है तुम ऐसे नहीं मारने वाली। वो अपनी तलवार निकालता है और उसकी तलवार के साथ अपनी तलवार को टकराता है। उसके साथ अपनी तलवार को टकराता है तो सीटू लियान के हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है। सीटू लियान भी इस बात से काफी हैरान हो जाती है और कहती है तो कैसे हो सकता है। हमारा जाओ से कहता है मेरी बात को ध्यान से सुनो, तो तुमने यहाँ पर मेरे पर दोबारा अटैक किया तो फिर मैं भी तुम्हें मार डालूंगा। मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। तुमों के यहाँ पर मेरी बात को सुनी नहीं रही। जबकि यंग मास्टर
ची वहाँ पर खड़ा होता है। वो उसे कहता है जाओ बस करो, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। हमारा जाओ गुस्से के साथ जंग मास्टर ची से कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, जब ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे पर अटैक कर रही थी उस वक्त तुमने इसको नहीं रोका, जब मैं इसके ऊपर अटैक करने लगा हूँ तो तुम मुझे रोक रहे हो, तुम थोड़ी देर पहले ये सारी बातें नहीं कर सकते। तो यंग मास्टर ची आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम्हें पता है कि यहाँ पर स्कूल के अंदर रूल है कि डिसाइपल्स एक दूसरे के साथ ऐसे ही फाइट नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा। जाओ फिर से चलाकर उसे कहता है कहीं तुम पागल हो या फिर तुम अंधे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया तो लियान ने पहले मेरे पर अटैक किया था, उस वक्त तुमने क्यों नहीं कहा कि यहाँ पर रुक जाओ, इस तरह तुम यहाँ पर फाइट करना अलाउड नहीं है। यंग मास्टर ची उसके किसी भी बात को नहीं सुन रहा था। वो उसे कहता अगर तुम दोनों में कोई गलतफहमी हो गई तो तुम दोनों को अपनी गलतफहमी को मिटा लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपस में फाइट करना ये किसी भी बात का हाल नहीं है। सीटू लियान फिर से जाकर अपनी तलवार को उठा लेती है और कहती है मुझे इस लड़के के बारे में सब कुछ क्लियर है, मुझे यहाँ पर इतना पता है कि मुझे इस लड़के को जाने नहीं देना, मैं इसको मारना चाहती हूँ और मैं इसको मार डालूंगी। हमारा शाह जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ पर माफी मांगने का क्या फायदा, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम जहाँ मर्जी जाओ, तुम बाढ़ में जाओ। जबकि यंग मास्टर ची हमारे शाह को वहीं पर रोक लेता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं पर रुकना चाहिए और इसके साथ जो भी मसला है उसको क्लियर करना चाहिए, वरना ये सभी लोगों को क्या लगेगा तुम यहाँ पर लड़कियों के बुली कर रहे हो, यहाँ पर इस सब को क्लियर करके जाना होगा। हमारा जाओ से कहता है तुम हो कौन और तुम्हें किसने हक दिया कि मेरे रास्ते में खड़े होकर मुझे रोक सकते हो, यहाँ से दफा हो जाओ। यंग मास्टर ची से कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। यंग मास्टर ची फिर से पीछे की तरफ मुड़ता है। सीटू लियान से कहता है हाँ मुझे पता है कि हमारी अकेडमी का रूल है कि यहाँ पर फेलो डिसाइपल्स एक दूसरे के साथ फाइट नहीं कर सकते, लेकिन आज यहाँ पर एक एक्सेप्शन होने वाली है। तुम अपने फैन को पीछे की तरफ घुमाते हुए हमारे जाओ के ऊपर अटैक कर देता है। वो हमारे जाओ के ऊपर जब अटैक करता है तुम्हारा जाओ इस बात से काफी हैरान होता है। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करता है। वो उसे कहता है थोड़ी देर पहले तो तुम कह रहे थे कि यहाँ पर अटैक नहीं कर सकते, अब तुम मेरे पर अटैक कर रहे हो। जाओ उसके सारे के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। वो उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक करता है। उसी वक्त सीटू लियान उसे कहती है यंग मास्टर जी क्यों ना हम दोनों यहाँ पर मिलकर इसके ऊपर अटैक करें, हम दोनों मिलकर इसको मार डालते हैं। इसको मारने के बाद जो कुछ भी इल्जाम होगा वो सारे के सारे मैं अपने सर ले लूंगी। तुम्हारा शाह भी डीमन पावर्स को रिलीज करता है और कहता है तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे मारना यहाँ पर आसान है, तुम दोनों मिलकर भी मुझे मार नहीं सकते। वो वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। उसी वक्त वहाँ पर सीटू चिंग आ जाती है। सीटू चिंग उनसे कहती है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, सभी लोग यहीं पर रुक जाओ। मास्टर ची आगे बढ़ता है और उसे कहता है मिस सीटू प्लीज हमें माफ करना, इस लड़के ने हमें मजबूर किया था। मास्टर सीटू हमारे जाओ से कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि इससे माफी मांगनी है, लेकिन तुम यहाँ पर आकर कर क्या रहे हो, तुम तो यहाँ पर आकर मुश्किल क्रिएट कर रहे हो। जाओ कहता है टीचर मैंने यहाँ पर आकर इससे माफी मांगी थी, लेकिन इसने मेरी माफी को एक्सेप्ट नहीं किया और ये मुझे मारना चाहती है। सीटू लियान भी से कहती है सिस्टर क्या तुम इस लड़की की साइड लेने वाली हो। तो सीटू चिंग उसकी बात सुनने के बाद वहाँ पर उसे एक अजीब सा रिएक्शन देती है। फिर साथ ही उसे कहती है मैंने इसको वहाँ पर बुलाया था, अपने घर में इसको मैंने बुलाया था, लेकिन तुमने इसके ऊपर अटैक किया, तुम्हें गलतफहमी हुई थी, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने इस लड़के को तुमसे माफी मांगने के लिए भेजा था। इसलिए यहाँ पर मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज इसको माफ कर दो, इस मसले को यहीं पर निपटा दो, वरना तुम्हारी वजह से हमारे ग्रैंडपा की भी इंसल्ट हो रही है। ये बात सुनते ही सीटू लियान वहीं पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। वो बहुत ही जोर जोर से हंस रही होती है। फिर साथ ही वो उसे कहती है तुम वाकई में मेरी बहन हो, लगता नहीं कि तुम मेरी बहन हो, तुम यहाँ पर किसी दूसरे की साइड ले रही हो, जबकि अपनी बहन की साइड लेने की बजाय तुम बाहर वालों की साइड ले रही हो। फिर साथ ही उसे कहती है नहीं ये बाहर वाला तो नहीं है, ये तुम्हारा डिसाइपल है, लगता है कि तुम अपने डिसाइपल की साइड ले रही हो, अपनी बहन की बजाय तुम्हें अपने डिसाइपल के ऊपर ज्यादा यकीन है। इस लड़की का मसला क्या है, मुझे तो ये साइको लगती है, ये यहाँ पर अजीब सी बातें कर रही है। सीटू लियान अपनी बहन से कहती है चलो अपने डिसाइपल को लो और यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा कभी भी मेरे घर में अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। बहन उसे कहती है लियान शांत हो जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और मुझे ये बताओ कि ये लड़का तुम्हारे लिए ऐसा क्या करे जिसकी वजह से तुम इसको माफ कर दो। लियान उसे कहती है सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो इस लड़के को मार डालो या फिर इस लड़के को स्कूल से बाहर निकाल दो, के बाद मैं इसको माफ कर दूंगी। हमारा जाओ भी अपनी मिस से कहता है मिस सीटू आपने खुद ही देख लिया, ये लड़की या तो मुझे मारना चाहती है या स्कूल से निकालना चाहती है, मुझे नहीं लगता कि इस लड़के के साथ मेरी कोई सेटलमेंट हो सकती है, तो चलो यहाँ से वापस चलते हैं। मास्टर जी भी उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर एक मर्द बनना होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी, तुमने इस लड़की के साथ जो कुछ भी किया है तुम्हें उसके सब का खमियाजा भुगतना होगा, तुम्हें इससे माफी मांगनी है। और फिर साथ ही वो उसे धमकी देते हुए कहता है अगर तुम यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करते तो फिर मुझे यहाँ पर अपनी सीनियर के लिए सब कुछ करना होगा, फिर चाहे मुझे अकेडमी से बाहर क्यों ना निकाल दिया जाए। जाओ उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम ट्राई करके देख सकते हो। साथ ही वो बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। लियान भी अपनी बहन से कहती है अब तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए, मैं तब तक तुम्हारी किसी भी बात को नहीं सुनने वाली जब तक ये लड़का जिंदा है या फिर ये स्कूल में है, या तो इसे स्कूल से निकाल दो या फिर इस लड़के को मार डालो, उसके बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। फिर साथ ही वो फिर से वहाँ पर मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देती है और कहती है जैसी लड़की को मेरी बहन होने का कोई भी हक नहीं है, तुम मेरी बहन नहीं हो। तो यंग मास्टर जी आगे बढ़ता है, लियान को दिलासा देते हुए कहता है तुम्हें अपनी बड़ी बहन के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, ये जाओ शुई के डिसाइपल है, ये उसकी मास्टर है, ये अपने स्टूडेंट के साथ इस तरह बिहेव करेगी, तुम्हारी साइड लेगी, तो फिर सभी लोग इसके बारे में बातें करेंगे कि ये अपने स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं करती। सीटू आगे बढ़ती है और उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारा नाम श्यान जी है, तो लियान के क्लासमेट होना। वो उसे कहता है हाँ मेरा नाम श्यान जी है। तो टीचर उसे कहती है तो फिर ठीक है, तो पता है कि तुम प्राइम मिनिस्टर के बेटे हो, तुम काफी ज्यादा अच्छे हो और ज्यादा मेहनत करो और तुम बहुत
बहुत ज्यादा आगे बढ़ोगे, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। वो उसे कहता है ठीक है मिस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही वो वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाती है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तो सिर्फ वक्त शांजी वहाँ पर खड़ा होकर सोच रहा होता है, तो ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें मेरे बारे में पता है, तुम तो हमारी फ्यूचर की क्राउन प्रिंसेस हो। तुम्हें थर्ड प्रिंस का सीन दिखाया जाता है। थर्ड प्रिंस अपने रूम में बैठा होता है कि उसी वक्त जंग मास्टर ज्यूस के पास आता है। थर्ड प्रिंस उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और उससे कहता है शांजी तो तुम यहाँ पर आए हो, चलो जल्दी से यहाँ पर बैठ जाओ, चलो बैठ कर बात करते हैं। थर्ड प्रिंस उसे कहता है मुझे पता चला है कि तुम सभी लोग अपनी क्लास को लेकर नो डिमन एबिस में जाने वाले हो। उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर जाने के बाद तुम ही अपनी क्लास में सबसे फर्स्ट आओगे, यानी कि तुम अपने आप को बाकी सारे बच्चों को हरा दोगे। यंग मास्टर जीव से कहता है थर्ड प्रिंस आपने तो कुछ ज्यादा तारीफ कर दी, इस बार तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स हैं, लगता है कि उन सभी को हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। थर्ड प्रिंस हंसते हुए उसे कहता है लेकिन मेरी नजर में तो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है, मुझे लगता है कि इस बार भी तुम इस कंपटीशन को जीतने वाले हो। तो ये दोनों यहाँ पर काफी देर बात करती हैं और उसके बाद थर्ड प्रिंस से कहता है अब मेरे पास यहाँ पर बैठने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, अगर तुम्हें मुझे कुछ बताना है तो तुम मुझे बता सकते हो। यंग मास्टर जीव से कहता है योर हाइनेस मैं यहाँ पर आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि ये टाइम हो चुका है आपके वापस जाने का, आपको वापस चले जाना चाहिए कि आपका भाई इस वक्त अपनी चाल चल रहा है। कोई भी यहाँ पर आपस में इस तरह की गॉसिप ना कर सके, इसी वजह से आपको डायनेस्टी में से निकाला गया था। थर्ड प्रिंस उसे कहता है मैं यहाँ पर उनकी मर्जी से नहीं निकला बल्कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सभी की आपस की लड़ाई की वजह से मुझे यहाँ पर काफी सारा फायदा हो सकता है। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस वक्त कहाँ पर होना चाहिए। यंग मास्टर जीव से कहता है मुझे लगता है कि आपको इस वक्त नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। थर्ड प्रिंस से कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हारी एडवाइस को यहाँ पर मान लेता हूँ और अभी से मैं नॉर्थ की तरफ निकल जाता हूँ। फिर साथ ही थर्ड प्रिंस उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है शयान जी क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ जा सकते हो, पर इस रॉयल अकेडमी में ज्यादा कुछ नहीं है जो तुम सीख सकते हो। यंग मास्टर जीव से कहता है थर्ड प्रिंस आपकी ऑफर का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं अभी आपके साथ जाऊंगा तो मेरी जीव फैमिली के दोनों प्रिंस के निशाने पर आ जाएगी, वो दोनों मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। थर्ड प्रिंस से कहता है हाँ शिपान तो वाकई में सच है कि मेरे दोनों भाई तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचे। तुम्हारी फैमिली मेरी माँ की फैमिली है, मेरी माँ जो थी वो जी फैमिली से थी, हमारी माँ ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की थी, हमारी फैमिली की मदद की थी, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा सपोर्ट मिली। इतना मैं चाहता हूँ कि तुम सीटू लियान के साथ शादी करो, अगर तुम सीटू लियान से शादी करने में कामयाब रहते हो फिर तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी, क्योंकि सीटू फैमिली की जो एल्डर है वो इस वक्त अकेडमी के डीन है, अगर वो हमारी बैक में आ जाए तो फिर हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ेगी। और रही बात याओ जुई की, तो मैं चाहता हूँ कि याओ जुई को नो डिमन एबिस में ही मार दिया जाए, नो डिमन एबिस से वो जिंदा वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर किसी को मारना ये सबसे ज्यादा परफेक्ट प्लेस है, वहाँ पर अगर कोई मर भी जाता है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। मास्टर जीव से कहता है ठीक है जो हाइनेस मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे वहाँ पर क्या करना है, इस बार नो डिमन एबिस से वो लड़का जिंदा वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट सीन में प्रिंस बॉरलॉक का दिखाया जाता है। प्रिंस बॉरलॉक अपने कोर्टयार्ड में खड़ा होता है, जबकि उसी वक्त उसके पास एक बंदा आता है, तो उस बंदे का नाम पोरोस होता है, वो उसका अपना ही बंदा होता है। वो उसे कहता है पोरोस जल्दी से यहाँ पर आ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पोरोस से कहता है कल तुम्हें प्रिंसेस के साथ जाना होगा, तुम्हें प्रिंसेस के साथ डिमन एबिस में जाना होगा, वहाँ पर जाने के बाद उन सभी लोगों को सीक्रेटली मार डाला जिन लोगों ने मुझे और मेरी बहन को ऑफेंड किया था, उन सभी में से कोई एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। और उससे कहता है ठीक है सर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। फिर साथ ही बॉरलॉक सोच रहा था उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर का जो क्राउन प्रिंस है वो अपने अल्फाज में पूरा उतरेगा, उसने मुझे वादा किया था कि वो याओ जुई को मारने में मेरी मदद करेगा। सीन में याओ जुई के रूम का दिखाया जाता है। याओ जुई के रूम में याओ और उसके दोनों दोस्त बैठे काफी ज्यादा पी रहे होते हैं, वो वहाँ पर पी का टल्ली हो चुके होते हैं। तो क्लाउड पीने के बाद हमारे याओ से कहता है लास्ट टाइम मैं लैन से मिला था, जब मैं लैन से मिला मैंने उसे तुम्हारे बारे में पूछा और उसके बारे में पूछा कि क्या वो ठीक है, रोना शुरू कर दिया, उसका तो रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो गया है। साथ ही वो क्लाउड से कहता है क्लाउड क्या तुमने उसके साथ कुछ किया है, आखिर वो इतना ज्यादा रो क्यों रही है। तुम्हारा याओ से कहता है मुझे ये बताओ क्या वो ठीक थी। क्लाउड जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है क्या तुम इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते, तुमने उसके साथ कुछ गलत कर दिया जो तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए, तुम एक मर्द हो। कि हमारा याओ उठता है और उसे किक मारते हुए कहता है चलो यहाँ से दफा हो जाओ, तुम यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहे हो, उस लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। याओ से कहता है मेरे पास पहले से एक वाइफ है, इसी वजह से मैं उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहता था, इसी वजह से मैंने उसके साथ सारी बातें क्लियर कर दी, मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि मेरा उसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है और ना मैं उसका दोस्त बन सकता हूँ। फीचेंग उसे कहता है ब्रदर क्या वाकई में तुम लॉन्ग फैमिली के दामाद हो, हमें लगा था ये सिर्फ एक अफवाह है, वजह से तुम्हारे पास जो स्लॉटर बॉक्सिंग की टेक्निक है। क्लाउड उसे कहता है अब तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे ये सोचकर ही गुस्सा आ रहा है कि याओ फैमिली वालों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा क्यों किया, कि याओ फैमिली वालों को इतना ज्यादा बेनिफिट हो सकता था तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम तो एक जीनियस हो। फीचेंग हमारे याओ से कहता है ब्रदर तुम्हें इसकी बात सुनने के बाद यहाँ पर उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम लॉन्ग फैमिली की कमांड हासिल करोगे, जब तुम एक बहुत ही पावरफुल जनरल बन जाओगे, के बाद देखना ये सभी लोग तो वैसे ही तुम्हारे पाँव के नीचे आ जाएंगे। याओ उन दोनों से कहता है फिलहाल के लिए इन सारी बातों को भूल जाओ, कल हम लोग नो डिमन एबिस में जाने वाले हैं, वहाँ पर जाने के बाद काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, तो वहाँ पर डीमंस का सामना होगा और दूसरा हमारे अपने असैसिन्स का सामना होगा जो हमें मारना चाहते हैं, इसी वजह से हमें पहले से तैयारी करना होगी। फीचेंग उसे कहता है इस
बार जितने भी लोग वहाँ पर नो डिमन एबिस के कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं वो सभी लोग आपस में ग्रुप बना सकते हैं। हम तीनों भी आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं। हम तीनों मिलकर बाकी के सभी लोगों से निमट सकते हैं। हम तीन ही काफी हैं अपने ग्रुप में। तो क्लाउड उनसे कहता है हमें इस बारे में नहीं भूलना चाहिए कि प्रिंस बॉरलॉग और उसके साथी हमें मारना चाहते हैं। वो इस वक्त हमारे जाओ को मारने के लिए वहाँ पर आ सकते हैं। क्या हम तीनों वाकई में काफी होंगे इतने सारे लोगों से निमटने के लिए? तुम्हारा जाओ से कहता हम लोग नो डिमन एबिस में जाने वाले हैं। वहाँ पर जाने के बाद हमें नहीं पता कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि वो अलग टेरेन है। वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी हैं। मुझे लगता है कि हम तीनों को एक ग्रुप बनाकर वहाँ पर जाना चाहिए और सभी लोगों को दिखा देना चाहिए कि हम लोग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रूकी किंग हैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाते हैं जबकि हमारा जाओ अपने लिए डीमन ब्लड लेकर आया होता है। हमारा डीमन ब्लड वो नॉन किलिंग फैमिली से लेकर आता है। उस मोटू को उसने कहा था कि मुझे ब्लड चाहिए। जाओ जाकर उस बॉक्स को ओपन करता है और कहता है तो मैं फाइनली यहाँ पर इस ब्लड को ले आया हूँ। ये बहुत ही स्पेशल ब्लड है। जाओ कहता है ये जिस डीमन का ब्लड है उसको लॉर्ड कहा जाता है। लॉर्ड्स बहुत ज्यादा आसान नहीं होते, इनको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये काफी ज्यादा कम भी होते हैं। ये फ्लाइंग स्पीड बहुत ज्यादा होती है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि किसी ने इसको शूट करके नीचे गिरा लिया और उसके बाद मेरे पास इसका ब्लड है। अब इस ब्लड को पीने से मुझे काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। जाओ कहता है अगर मैंने यहाँ पर इसके ब्लड को पीकर इसको रिफाइन कर लिया तो मुझे लगता है कि मेरे पास ये वाली एबिलिटी आ जाएगी कि मैं किसी भी दूसरे डीमन की लैंग्वेज को समझ सकता हूँ, यानी कि मैं समझ सकता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। जाओ उस ब्लड को जल्दी से पी जाता है। जैसे ही वो उस ब्लड को पीता है तो उसका टेस्ट उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। ब्लड को पीने के बाद उसको रिफाइन कर लेता है। रिफाइन करने के बाद वो आगे बढ़ता है। उसका मंकी जो कि बिस्तर के ऊपर आराम से सो रहा होता है। जाओ जाता है और जाकर उसके माथे पर पोक पड़ता है और उसे जगाता है। जाओ उसे कहता है 6 ईयर चलो जल्दी से उठ जाओ। जैसे वो उसे जगाता है तो 6 ईयर उठकर बैठ जाता है। गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है बॉस आधी रात के वक्त तुम्हें कौन सा कीड़ा सोने नहीं दे रहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ उसकी बात सुनने के बाद कहता है मुझे तो इसकी समझ आ रही है। वो साथ ही से कहता है चलो जल्दी से यहाँ पर खाओ, तुमने अभी भी मुझे क्या कहा? तो मंकी उसकी बात सुनने के बाद से कहता अब मैं यहाँ पर तुम्हें क्या कहूँ। साथ ही वो अपनी नाक में उंगली देते हुए कहता है मुझे लगता है कि बॉस का दिमाग खराब हो गया, आधी रात के वक्त ये यहाँ पर आकर मुझे तंग कर रहा है। जाओ उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है हमारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अपने बॉस के बारे में ये कहने की कि बॉस का दिमाग खराब हो गया है। मंकी भी जल्दी से जंप करते पीछे हट जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसको तो मेरी सारी बातें समझ आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरी बातों को समझ कैसे सकता है? तो माना जाओ फिर से उसके ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है बेवकूफ कहीं के, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आएंगी? मुझे तुम्हारी सारी की सारी बातें समझ आ रही है, तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो मुझे सब समझ आ रहा है। क्लाउड भी उठकर बैठ जाता है और उसे कहता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो क्लाउड से कहता है ब्रो तुम ये मंकी के साथ क्या कर रहे हो? हमारे जाओ ने मंकी को पकड़ा होता है जबकि मंकी की उंगली उसकी नाक के अंदर होती है। इसी के साथ ही मंकी हमारे जाओ के ऊपर अटैक करता है। फिर साथ ही वो अपने दोनों हाथों के साथ अपनी दोनों मिडिल फिंगर्स निकालता है और हमारे क्लाउड को दिखाता है। क्लाउड को इस बात से गुस्सा आ जाता है। क्लाउड कहता है लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे चैलेंज करना चाहते हो लिटिल मंकी, चलो जल्दी से आ जाओ, हम दोनों यहाँ पर फाइट करते हैं। साथ ही वो एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह इशारा करते हुए अपनी तरफ बुलाता है और कहता है मैं तुमसे फाइट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ को यूज करूंगा क्योंकि तुम एक मंकी हो, इसी वजह से। ये देखने के बाद जाओ और मंकी दोनों ही वहाँ पर हैरान होते हैं कि ये यहाँ पर बेवकूफ की तरह क्या हरकत कर रहा है। इसी के साथ ही मंकी फिर से हमारे जाओ के मुंह पर बाइट करने की कोशिश करता है तो हमारा जाओ उसको छोड़ देता है जिसकी वजह से मंकी जल्दी से जंप करते हुए क्लाउड की तरफ आगे बढ़ता है। क्योंकि दूसरी तरफ से क्लाउड भी अपने हाथ के ऊपर अपने पावर्स को रिलीज करता है। तो ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगे हैं। क्लाउड बेचारा तो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता जबकि मंकी बड़ी स्पीड के साथ उसके बेल्ट को उतार कर पीछे की तरफ निकल जाता है। वो उसकी बेल्ट को लेकर पीछे की तरफ निकलता है। उसी वक्त हमारे क्लाउड की पैंट उतर जाती है। देखकर क्लाउड एक जबरदस्त चीख मारता है और कहता है बेवकूफ बंदर कहेंगे, ये तुमने क्या कर दिया? कि वो पीछे की तरफ घूमता है तो मंकी वहाँ पर अपने हाथ में उसका बेल्ट लेकर हंस रहा होता है। वो जल्दी से गुस्से के साथ पीछे की तरफ मुड़ता है। जैसे वो पीछे की तरफ मुड़ता है उसी वक्त उसका पाँव मुड़ जाता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। वो मुंह के बल वहाँ पर नीचे गिरता है। देखने के बाद मंकी वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो अब मेरी फाइनल आर्ट को यूज करने का वक्त है। इसी वक्त वी चैंग भी उठकर आ जाता है और कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या खा रहे हो? जब वो सामने की तरफ देखता है तो मंकी अपनी फाइनल आर्ट को यूज करने वाला होता है। क्लाउड वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है अपनी तशरीफ को ऊपर की तरफ करके, जबकि उसी वक्त मंकी अपने दोनों हाथों को जोड़ता है और पिस्टल बनाकर बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ आगे बढ़ता है। वी चैंग और याओ दोनों चिल्लाकर कहते हैं यहाँ पर तो बहुत ही बुरा होने वाला है, ये तो मार डालेगा। मंकी अपनी पिस्टल को सीधा जाकर उसकी तशरीफ में घुसा देता है। क्लाउड बेचारा वहीं पर गिरा पड़ा होता है अपनी तशरीफ के ऊपर पट्टी लगाकर। वो मंकी से कहता है मैं तुम्हें एक दिन जरूर मारूंगा और मैं तुम्हारे कानों को पकाकर खा जाऊंगा। याओ से कहता है बस भी करो, तुम कभी भी इसको हरा नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है। तो अब जल्दी से उठकर रेडी हो जाओ, हम सभी को नो डिमन एबिस में पहुंचना है, हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाना होगा। नेक्स्ट सीन में ड्रिल फील्ड का दिखाया जाता है। सभी लोग ड्रिल फील्ड में मौजूद होते हैं। ये लोग भी जब ड्रिल फील्ड में वहाँ पर पहुँचते हैं जाओ वहाँ पर लड़कियों को देखकर बहुत सा खुश हो रहा होता है। तो उसी वक्त एक लड़का भागता हुआ उन लोगों के पास आता है और उनसे कहता है यूईफी प्लीज हमें भी अपने ग्रुप में ले लो, तुम लोग फाइनली यहाँ पर आएगे, हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम लोग यहाँ पर हमारे लीडर बनना चाहोगे, अगर तुम चाहो तो तुम हमें लीड कर सकते हो। नो डिमन एबिस बहुत ही खतरनाक जगह है, अगर तुम हमें लीड करोगे तो हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं।
ऐसा ऐसा वहाँ पर सारे बच्चे भागते हुए इनके पास आ जाते हैं और कहते हैं हाँ हम लोग तुम्हें फॉलो करने को तैयार है, तुम लोग हमारी टीम का लीडर बन सकते हो, तुम में से कोई भी हमारी टीम का लीडर बन जाए, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। उसी वक्त क्लाउड वन आगे बढ़ता है और उन लोगों से कहता है तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हम सभी को इतनी ज्यादा इज्जत देने के लिए, मैं वहाँ पर जाने के बाद तुम सभी लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगा। वो सभी लोग क्लाउड की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि अब ये कहाँ से बीच में आ गया, क्योंकि वो लोग क्लाउड को इतना ज्यादा नहीं जानते कि ये कमजोर है, उन्हें यही लगता है ये कमजोर है। क्लाउड उन सभी लोगों से कहता है, क्लाउड उनसे कहता है लगता है कि तुम सभी लोग मेरे बारे में नहीं जानते, तुम लोग मुझे नहीं पहचान रहे, मैं क्लाउड वन हूँ। याओ जुई और फी चैंग ये दोनों ही मेरे ब्रो है, जहाँ पर मैं जाऊंगा वहाँ पर ये लोग जाएंगे, ठीक है। ऐसे समझ लो कि मैं इनका मैनेजर हूँ। अगर तुम लोग जहाँ पर मुझसे बात नहीं करोगे तो फिर ये तुम लोग तुम्हारे साथ कहीं पर भी नहीं जाने वाले, तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले मुझसे बात करना होगी। तो वो सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और भागते हुए क्लाउड की तरफ आगे बढ़ जाते हैं कि चलो इसी खुश करते हैं। भागते हुए क्लाउड को घेर लेते हैं और कहते हैं चलो ठीक है फिर हमें तुम्हारे साथ जाना है। क्लाउड उन सभी लोगों से कहता है लड़के एक साइड पर हो जाओ, लड़कियां दूसरी साइड पर हो जाओ, ताकि तुम सभी लोगों के साथ आराम से बात की जा सके। कहीं पर हमारी केट नैन किलिंग को भी दिखाते हैं। केट नैन किलिंग वहाँ पर आती है, दूर से चलाकर कहती है याओ जुई, अपनी तलवार को निकालती है और उसे कहती है याओ जुई मुझे तुमसे फाइट करनी है। नैन भी उसी के साथ ही होती है। याओ भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये यहाँ पर क्या कह रही है। क्लाउड से कहता है लिटिल केट अब तुम्हें क्या हुआ, मेरे ब्रो ने तुम्हें बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं किया, फिर तुम यहाँ पर इसके साथ फाइट क्यों करना चाहती हो। लेकिन केट उसकी बात को इग्नोर करते हुए जल्दी से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ाती है। ऐसी वो जंप करते हुए उसके करीब पहुंचती है और उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक करने लगती है। हमारा याओ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है चलो शांत हो जाओ, तुम यहाँ पर इस तरह किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकती। उसे कहती है मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हारे पर और ज्यादा अटैक करूंगी। याओ चलाकर उसे कहता है बस बहुत हो गया, तुम यहाँ पर इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और साथ ही वो उसके हाथ को भी जोर से पकड़ता है और साथ में दबा रहा होता है, की वजह से केट नैन किलिंग के हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है। हमारा याओ उसे कहता है तुम्हारा भाई खाई नैन किलिंग वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे बार बार प्रवोक किया है, तुम बार बार मेरे पर अटैक करने की कोशिश करती हो। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ जो यहाँ पर तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता, इसलिए चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। तुमने यहाँ पर मेरे ब्रो क्लाउड के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारे पर भी अटैक करूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। क्योंकि क्लाउड से कह रहा था ब्रदर तुम्हें इस बात को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। तो केट नैन किलिंग बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसे कहती है तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही बुली कर सकते हो, अगर तुम वाकई में एक मर्द होते तो तुम कभी भी यहाँ पर लैन को बुली बिल्कुल भी नहीं करते, तुमने लैन के साथ बहुत ही बुरा किया है। हमारा शाह और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जबकि उसी वक्त लैन आगे बढ़ती है और उसे रोक देती है और कहती है जो प्लीज इसको जाने दो। पता है कि केट हमेशा से ऐसी है, ये बहुत ज्यादा गुस्से वाली है। तुम्हारा शाह लैन से कहता है अच्छा ठीक है मैं इसको फिलहाल के लिए छोड़ देता हूँ, लेकिन दोबारा तुम दोनों कभी भी मुझे परेशान करने के लिए मत आना वरना मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। साथ ही वो अपने दोस्तों को लेकर वहीं से साइड के ऊपर हो जाता है। वहीं पर हमारी शीटू लियान को भी दिखाते हैं। शीटू लियान वहीं पर बैठी सब कुछ देख रही होती है और कहती है तुम्हें स्कूल के अंदर तो नहीं मार सकती, लेकिन एक बार हम लोग नो डिमन एबिस में पहुंच जाए, वहाँ पर पहुंचने के बाद मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। उसी वक्त उनके एक मेंटोर जिसका नाम जैंग मो होता है वो उन सभी लोगों से कहते चलो जल्दी से ये सभी लोग यहीं पर आ जाओ, तुम सभी लोग वहाँ पर दूर क्यों खड़े हो, जहाँ पर जल्दी से आओ। उन सभी को अपने साथ लेकर उस जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ब्रिज होता है। इस ब्रिज को पार करने के बाद ये सभी लोग नो डिमन एबिस में पहुंच जाएंगे। इस मेंटोर का नाम जैंग मो होता है। जैंग मो उन सभी लोगों से कहता है मेरी बात को ध्यान से सुनो, सभी लोग जब इस ब्रिज को पार करके दूसरी तरफ जाओगे तो तुम लोग नो डिमन एबिस में पहुंच जाओगे। वो ब्रिज है जो हमें नो डिमन एबिस से अलग करता है। तो मेंटोर जैंग मो उन सभी लोगों से कहता है तो यहाँ पर तुम सभी लोगों के मिटेले वाक को चेक किया जाएगा कि तुम सभी लोगों किस तरह एक ही सांस में इस ब्रिज को पार करके दूसरी तरफ जाते हो। तुम सभी लोगों को एक बात बता देता हूँ, अगर तुम सभी लोग इस ब्रिज के ऊपर से नीचे गिरते हो तो इसका मतलब तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है, नीचे जाकर तुम्हें बचा नहीं पाएगा, तुम लोग मर जाओगे। तुम सभी लोगों को बड़े ध्यान के साथ इस ब्रिज को पार करना होगा। तो वो बड़ी स्पीड के साथ वहाँ से भागता हुआ आगे की तरफ चला जाता है और उनसे कहता है चलो मुझे फॉलो करो और ब्रिज को पार करते हुए दूसरी तरफ आ जाओ। तो सभी लोग बच्चे बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये ब्रिज तो कुछ ज्यादा झूल रहा है और ऊपर से टूटा फूटा है, हम लोग अगर यहाँ से नीचे गिर गए तो मारे जाएंगे। तो सभी लोग रोते रोते इस ब्रिज को पार करना स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़े होते हैं, जबकि क्लाउड बेचारा बहुत ज्यादा डर रहा होता है। क्लाउड कहता है मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, लगता है मेरी टांगे कांप रही है, मैं आगे नहीं जाने वाला। जाऊँ से कहता है तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये ब्रिज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं एक बार इस ब्रिज के ऊपर से दूसरी तरफ जा चुका हूँ। जब मुझे 6 ईयर मिला था मैं मंकी को अपने साथ लेकर वापस आया था। क्लाउड से कहता है ब्रो क्या तुम मुझे अपने कंधों के ऊपर उठा सकते हो, मुझे उठाकर ले चलो ना। साथ ही वो रोना शुरू कर देता है और कहता है अगर तुम मुझे उठा नहीं सकते तो कम से कम मेरा हाथ ही पकड़ लो, मुझे ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसी वजह से तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर जाना होगा। जाओ से कहता है अगर तुम यहाँ पर सिर्फ एक छोटे से ब्रिज को पार नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि तुम किसी भी लायक नहीं हो। मुझे लगता है कि तुम टॉप 10 की फेम लिस्ट में आ सकते हो, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर रूकी किंग बनने के लायक हो। मैं और फी हम दोनों यहाँ पर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। फी चैंग भी आगे बढ़ता है और उसे कहता है हाँ इसी तरह के मौके पर अगर तुम बहादुरी दिखाते हो तभी तुम यहाँ पर एक महान जीनियस बन सकते हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर करना चाहिए, इसी के बाद तुम एक रूकी किंग बन सकते हो। इसी के साथ ही फी चैंग उसे आगे की तरफ धक्का दे देता है, वो उसे सामने की तरफ धक्का देता है पुल के ऊपर, जिसकी वजह से वो पुल के ऊपर चला जाता है। पुल के ऊपर जाने के बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, डर के मारे आगे की तरफ भागना शुरू कर देता है और वहाँ पर जल्दी से वो उस पुल को पार कर लेता है, उसे पता भी नहीं चलता कब उसने पुल को पार कर लिया।
उसके बाद जाओ और फी वहीं पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं बेवकूफ, इसने तो पुल को पार भी कर लिया है। फिर सीटू भी वहाँ पर आती है और हमारे जाओ से कहती है तुम दोनों भी यहीं पर क्या खड़े होकर बातें कर रहे हो, चलो जल्दी जाओ दूसरी तरफ पहुँच जाओ। हमारा जाओ से कहता है मेंटोर सीटू तो आप भी यहाँ पर आई है। सीटू से कहती है मैं 3 महीने के बाद यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम्हारे कंपटीशन का टाइम 3 महीने का है, तुम लोग वहाँ पर 3 महीने गुजारने के बाद यहाँ पर वापस आओगे, अब मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। जाओ से कहता है मास्टर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप देखना मैं वहाँ से जिंदा वापस जरूर आऊंगा। सीटू लियान भी वहीं पर होने वाली है, उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर वो मेरे ऊपर अटैक करती है तो मैं उसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा। जब सीटू से कहती है तो ठीक है फिर 3 महीने के बाद यहीं पर मिलेंगे। जाओ फी चैंग को अपने साथ लेता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। वो दोनों पुल को पार करते हुए नो डिमन अबिस की तरफ चले जाते हैं। मिस सीटू यहीं पर खड़ी दूसरी तरफ देख रही होती है और कहती है लगता है कि कोई यहाँ पर स्टूडेंट को मारना चाहता है और जहाँ पर नो डिमन अबिस में इसके लिए बहुत ही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, वो इसको यहाँ पर मार सकता है। सीन में नो डिमन अबिस का दिखाया जाता है। ये तीनों दोस्त आगे की तरफ चलते हुए जा रहे होते हैं और कहते हैं हम लोग कब से यहाँ पर चल रहे हैं, हमें कोई भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया। क्लाउड हमारे जाओ से कहता है ब्रो क्या तुम्हें लगता है कि कोई वाकई में यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आएगा? मैं जाओ से कहता है हाँ मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो यहाँ पर हमें मारने के लिए जरूर आएगा, क्या तुम्हें महसूस नहीं हुआ? अभी भी हमारे पीछे काफी सारे लोग हैं, पेड़ों के ऊपर काफी सारे लोग होते हैं जो कि इनका पीछा कर रहे होते हैं। क्लाउड कहता है पता नहीं ये लोग हमें मारने वाले हैं या फिर सिर्फ हमारा पीछा करने वाले हैं। क्लाउड से कहता है मुझे लगता है कि कोई बेवकूफ तो है नहीं, ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं जब तक कि हम लोग किसी ऐसी लेयर में पहुंच नहीं जाते जहाँ पर हमें बाहर निकलना मुश्किल हो जाए कि बाद ये लोग हमारे पर अटैक करेंगे। शाओ कहता है अब जबकि ये लोग हमारा पीछा करने वाले हैं और यहीं पर हमारे पीछे ही रहने वाले हैं तो फिर इनके साथ कोई गेम खेलते हैं। वो उन दोनों से कहता है यहाँ पर आओ मेरे पास एक प्लान है और उनके साथ प्लान बनाने के बाद हमारा शाओ कहता है चलो जल्दी से भागो और वो तीनों बड़ी स्पीड से भागना शुरू करते हैं। जबकि उनके पीछे जो लड़के होते हैं वो लोग कहते हैं चलो जल्दी से भागना स्टार्ट करो, हमें भी इनका पीछा करना होगा। तो वो लोग भी जल्दी से भागते हुए उनके पीछे भागना स्टार्ट करते हैं। हमारा शाओ और उसके दोस्त एक तरफ भाग कर जाते हैं जबकि उसके दोस्त उसके पीछे लगे होते हैं, जबकि ये फिर से वहाँ से भागकर वापस की तरफ आ जाते हैं। लेकिन उसका पीछा करने वाले बहुत ज्यादा थक जाते हैं और वहीं पर खड़े होकर लंबे लंबे सांस ले रहे हैं। वो लोग कहते हैं अब हम लोग क्या करें, तो हमारे सामने से गायब हो गए हैं, अब हम लोग उनको कहाँ पर जाकर ढूंढेंगे। कि हमारा शाओ और उसके दोस्त ऊपर पेड़ के ऊपर खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं क्या तुम लोग यहाँ पर हमारा पीछा कर रहे हो, और साथ ही वो जल्दी से जंप करते हुए नीचे उतर आते हैं। वो लड़के उनसे कहते हैं नहीं हम लोग तो तुम्हारा पीछा बिल्कुल भी नहीं कर रहे, हम लोग तो तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे थे ताकि तुम्हारी तरह जिस तरह तुम डायरेक्शन में जा रहे हो हम लोग तुम्हारे पीछे पीछे उस डायरेक्शन में चले जाएं। हमारा शाओ से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बात के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, जब हम लोग यहाँ पर रुके हैं तो फिर तुम लोग यहाँ पर क्यों रुके हो? लड़का उसे कहता है ये सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस है क्योंकि हमें आगे का रास्ता नहीं पता, इसी वजह से हम लोग यहीं पर रुक गए थे। अच्छा ठीक है अब हम लोग यहाँ से अलग हो जाते हैं, अगर तुम लोग नहीं चाहते कि हम लोग तुम्हारे साथ रहें। वो तीनों वहाँ से साइड की तरफ मुड़ जाते हैं। हमारा शाओ कहता है हमारा काम हो गया। फी चैंग उसे कहता है क्या तुमने उनके ऊपर पाउडर को छिड़का दिया? शाओ कहता है हाँ मैंने पाउडर को इनमें से एक के ऊपर लगा दिया है, इसके बाद हम लोगों का बस इंतजार करना और देखना है। वो सारे लड़के वहाँ से साइड के ऊपर चले जाते हैं लेकिन अभी भी वो इनके पीछे होते हैं, वो काफी दूर से इनका पीछा कर रहे होते हैं। वो तीनों वहाँ पर बड़े आराम से बैठे होते हैं और कहते हैं लगता है कि जाओ शुई को इस बारे में पता चल गया कि हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग अपने मिशन को पूरा नहीं कर सकते। गैंगशी ने हमें कहा था कि हमें इनके पीछे रहना है और इनके ऊपर नजर रखनी है। लड़का उसे कहता है लेकिन गैंगशी ने हमें सिर्फ इतना ही कहा था कि हमें इनके ऊपर नजर रखनी है और इनको ट्रैक करना है, लेकिन अब हम इस लड़के को ट्रैक नहीं कर सके क्योंकि उस लड़के ने हमारे पर नजर रखी हुई है, उसे पता है कि हम किस तरफ है। गैंगशी ने हमें काफी सारे गोल्ड कॉइन्स दिए थे, उन सारे गोल्ड कॉइन्स को लेने के बाद हमें ये सब कुछ तो करना पड़ेगा, हम इस लड़के के ऊपर नजर तो रखना पड़ेगी। उनका लीडर लड़का उनसे कहता है तुम सभी लोगों को इस बारे में फिलहाल बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि जाओ शुई को इस बारे में पता चल चुका है कोई उसके पीछे है, लेकिन फिलहाल हमें अपने टास्क को पूरा करना, हमें उसे फॉलो करते रहना होगा, लेकिन उससे काफी ज्यादा दूर रहना होगा, कहीं दोबारा से वो हमें देख ना ले। मंकी अपने 6 कानों को यूज करते हुए उसकी सारी बातों को सुन रहा होता है। अब क्योंकि हमारा जाओ मंकी की बातों को समझ सकता है, वो उसकी बातों को सुनने के बाद मंकी को जाओ को सारी बातें बता देता है। जाओ उसकी बातें सुनने के बाद कहता है तो इसका मतलब ये है कि इस सब के पीछे गैंगशी है, गैंगशी ने इन सभी को मेरे पीछे लगाया हुआ है। चैंग ये बात सुनते ही काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या हमें जाकर गैंगशी के पीछे जाना चाहिए और गैंगशी को जाकर पकड़ना चाहिए? जाओ उसे कहता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग बस यहाँ पर मजा देखने वाले हैं। हमारे जाओ ने उन लड़कों में से एक की बॉडी के ऊपर एक पाउडर को छिड़काया था जिसकी वजह से जंगल में जितने स्नेक्स हैं वो सारे उसको सूंघते हुए वहाँ पर पहुँच जाएंगे। वो लड़के जो कि आराम से वहाँ पर बैठे होते हैं उसी वक्त वहाँ से स्नेक निकलना शुरू हो जाते हैं। स्नेक एक लड़के के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है जबकि दूसरा जल्दी से अपनी तलवार को लेकर उसको काट देता है। वहाँ से बहुत सारे स्नेक्स निकल आते हैं, उनके इर्द गिर्द बहुत सारे स्नेक्स होते हैं। ये सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और अपने आसपास इतने सारे स्नेक्स को देखकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं यहाँ पर तो बहुत सारे स्नेक्स हैं। हमारा शाओ और उसके दोस्त वहीं पर दूर से छुपकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं लगता है कि हमारा स्नेक पाउडर काम कर रहा है, सारे के सारे स्नेक्स थोड़ी देर में इन सभी को मार डालेंगे। सभी लड़के अपनी तलवारें लेकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं चलो मिलकर इन सभी स्नेक्स को मारते हैं वरना ये स्नेक्स हमें मार डालेंगे। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए स्नेक्स को मार रहे होते हैं लेकिन वहाँ पर स्नेक्स बहुत ज्यादा होते हैं, कोई इस तरफ से निकलता है कोई उस तरफ से निकलता है। वो सारे स्नेक्स उनको बुरी तरह से पीट रहे होते हैं, यहाँ तक कि वो 2-4 की गर्दन के ऊपर काट लेते हैं और वहाँ पर बहुत ही कम बचते हैं। पर हमारे जाओ को एक मेल और फीमेल स्नेक भी दिखाई देता है, ये दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल स्नेक होते हैं। उन दोनों का पॉइजन जो होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल पॉइजन होता है, वो जिसको काटते हैं उसकी बॉडी वहाँ पर पिघल जाती है। सभी लोग
सबके वहाँ पर चिल्लाते चिल्लाते वहीं पर सारे मर जाते हैं, जबकि उनमें से एक वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो मेल एंड फीमेल स्नेक जो होता है वो दोनों अपने मुंह के अंदर से पॉइजनस फॉग निकालते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं, जबकि वो बेचारा भी वहाँ पर पॉइजन से मर जाता है। हमारा जाओ और फी चैंग कहते हैं हालांकि ये सीन बहुत ज्यादा क्रूल है, लेकिन फिर भी हमें ये देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा कि वे सभी लोग मर गए हैं। जाओ फी चैंग से कहता है हमें अगर सर्वाइव करना है तो हमें ये सब कुछ देखने की आदत डालना होगी। अगर कोई हमें मारना चाहता है तो हमें उसे मारने का हौसला रखना होगा। फी चैंग उसे कहता है हाँ मैं भी इस बात को समझता हूँ, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें दूसरों को मारना होगा, वरना वो सभी लोग हमें मार डालेंगे। क्लाउड उनसे कहता है हाँ मैं भी कोई डरपोक नहीं हूँ। वो कहता है तो फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जाकर इन स्नेक मॉन्स्टर्स को मार डालते हैं, क्योंकि इन स्नेक मॉन्स्टर्स को मारने से हमें यहाँ पर कुछ जरूर मिलेगा। और जो तीनों ही उन स्नेक्स को मारने के लिए आगे बढ़ आते हैं। जाओ, क्लाउड और फिश ये तीनों ही वहाँ पर बड़ी आसानी के साथ उन स्नेक्स को मारे होते हैं, क्योंकि ये उन चारों लोगों से ज्यादा पावरफुल होते हैं। तुम्हारा जाओ उन लोगों से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम और फी तुम दोनों यहीं पर इन स्नेक क्रिस्टल्स को इकट्ठा करना स्टार्ट करो, कि मैं यहाँ पर आसपास मेल और फीमेल फ्लावर को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों स्नेक थे, तो मुझे लगता है कि फ्लावर भी यहीं पर ही होगा। वहीं पर थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमारे जाओ को ब्लैक एंड व्हाइट स्नेक फ्लावर मिल जाता है। वो कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये एक बहुत ही रेयर ट्रेजर है। हमारा जाओ कहता है जहाँ पर पावरफुल मॉन्स्टर्स रहते हैं वहाँ पर पावरफुल जड़ी बूटियां भी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर मेल और फीमेल स्नेक्स रहते हैं। इसी वजह से यहाँ पर ये बहुत ही पॉइजनस फ्लावर उगता है। ब्लैक एंड व्हाइट स्नेक फ्लावर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्नेक्स के इर्द गिर्द ही उगता है और ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। मैं इसको बहुत ही अच्छे से रिफाइन कर लेता हूँ, तो इसको रिफाइन करने के बाद ये एक बहुत ही अच्छा साधन है लोगों को और दूसरे एनिमल्स को मारने के लिए, यानी डीमन बीस्ट को मारने के लिए। जहाँ उस फ्लावर को उखाड़ लेने के बाद अपने पास रखता है, जैसे वो वहाँ से जाने लगता है उसी वक्त उसके सामने एक ब्लैक टाइगर निकल आता है। शाओ कहता है ये तो एक बहुत ही बड़ा ब्लैक टाइगर है। वो भी जल्दी से जंप करते हुए हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो हमारे जाओ के ऊपर बाइट करता है, जबकि हमारा जाओ नीचे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को अवॉइड करता है, फिर साथ ही उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है। वो जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है और उसी के साथ ही हमारा जाओ अपनी स्लाटर बॉक्सिंग के फर्स्ट मूव का यूज करते हुए उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। टाइगर पीछे की तरफ हटने के बाद फिर से सामने की तरफ ही देख रहा होता है और टाइगर वहाँ से भी जाने वाला नहीं है। जाओ कहता है ये तो एक ब्लैक लिपर्ड है, लगता है मैं काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ने वाला हूँ। और वो ब्लैक लिपर्ड भी फिर से जल्दी से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा जाओ पीछे की तरफ झुकते हुए उसके पंजे के अटैक को अवॉइड करता है, फिर साथ ही अपने पंच को रेडी करते हुए उसकी कमर में एक जबरदस्त पंच मारता है। ब्लैक टाइगर को वहीं पर नीचे गिरा देता है, लेकिन वो ब्लैक टाइगर फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसके ऊपर जंप करते हुए अटैक करता है, हमारे जाओ को नीचे गिरा लेता है, जबकि हमारा जाओ अपने पास से नाइफ निकालता है और अपने नाइफ को उसकी साइड से उसकी गर्दन में धंसा देता है। यहाँ पर हमारे जाओ ने एक ब्लैक लिपर्ड टाइगर को भी मार दिया है। जाओ कहता है तो फाइनली मैंने इसको भी मार दिया। फी और क्लाउड भी भागते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और उससे कहती है ब्रो क्या तुम ठीक हो? जाओ उनसे कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे ऊपर एक ब्लैक लिपर्ड टाइगर ने अटैक किया था लेकिन मैंने इसको मार दिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसी वक्त उन्हें क्लिफ के ऊपर से आवाज आती है। एक लड़का जो कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझता है, बहुत ही ज्यादा ठरकी इंसान और ऊपर से एक बेवकूफ बोर जिसके पास बोर जैसी पावर है। तुम तीनों तो वाकई में एक बहुत ही अच्छा ट्रियो बना रहे हो। तो वो ऊपर क्लिफ के ऊपर खड़ा होता है अपने टाइगर के ऊपर, वो टाइगर के ऊपर बैठा होता है। आज उसका टाइगर वहाँ पर रोर करता है। ये सभी लोग जल्दी से पीछे की तरफ देखती है तो उसका टाइगर ऊपर से जंप करते हुए नीचे आ जाता है। ये बंदा जो कि टाइगर के ऊपर बैठा हुआ नीचे उतरा है, इसका नाम हुआंग होता है। तो कहता है अपना समाज यहीं पर छोड़ो, साथ में इस टाइगर की बॉडी को भी यहीं पर छोड़ो और जहाँ से दफा हो जाओ। हमारा जाओ से कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? क्या तुम हमें यहाँ पर लूटना चाहते हो? क्या तुम कोई चोर हो? तो हुआंग उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर पता नहीं चल रहा कि मैं यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैंने तुम्हें साफ साफ कहा है बकवास बंद करो और जहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम सभी लोग भी यहाँ पर मारे जाओगे। तो क्लाउड उसे कहता है क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि हम सभी लोग रॉयल अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, हम सभी लोग रॉयल अकेडमी के मेंबर्स हैं। तुम्हारे मेंटोर्स को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारा शिकार करेंगे, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और तुम्हें सजा देंगे। तो हुआंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग इस वक्त कहाँ पर हो? तुम लोग इस वक्त नो डीमन एबिस में हो, पर तुम्हारे मेंटोर्स भी कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये उनका इलाका बिल्कुल भी नहीं है, ये हम शिकारियों का इलाका है। और फिर साथ ही वो से कहता है और एक और बात है, साथ ही उसके बहुत सारे मेंबर्स भी वहाँ से निकल आते हैं। वो उन सभी से कहता है अगर तुम लोग नो डीमन एबिस में हो तो यहाँ पर कोई भी डीमन बीस्ट तुम्हें मार सकता है। फिर तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें यहाँ पर किसने मारा है, किसी डीमन बीस्ट ने मारा है या फिर मेरे मेंबर्स ने मारा है? फिर चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम हम तीनों को यहाँ पर मार सकते हो? कैप्टन हांग उसे कहता है हाँ मैं तुम्हें मार सकता हूँ, तुमने यहाँ पर खुद इस बात की डिमांड की है, पहले तुम अपना सामान छोड़कर यहाँ से जिंदा जा सकते थे। साथ ही वो अपने लोगों से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो और इन सभी को मार डालो। क्लाउड हमारे जाओ से कहता है ब्रो बताओ कि हमें क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे? तो जाओ अपने दोस्तों से कहता है इन सभी को डीमन मॉन्स्टर्स की तरह ही ट्रीट करो, यही समझो कि ये डीमन मॉन्स्टर्स हैं, अगर हम लोगों ने इनको नहीं मारा तो ये हमें मार डालेंगे, और जो भी तुम्हारे हाथ चढ़ता है उसको मार डालो। और साथ ही हमारा जाओ चिल्लाकर 6 ईयर से कहता है 6 ईयर हमारी तलवार है, और वो एक बैग उनकी तरफ फेंकता है। उस बैग के फटने के बाद उसके अंदर से 3 तलवारें निकलती हैं, वो तीनों ही अपनी अपनी तलवारों को वहाँ पर कैच कर लेते हैं। वी के पास उसका भाला होता है क्योंकि उसने स्पीयर आर्ट को मास्टर किया हुआ है,
इसी वजह से उसके पास भाला होता है। वो अपने भाले के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है मैं तुम सभी को मार डालूंगा। तीनों ही अपने अपने वेपन्स लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं और उनको मारना स्टार्ट करते हैं। जाओ सबसे पहले 2 को पंच मारता है जो पीछे वाले पत्थरों के साथ जाकर टकराते हैं। कि हमारा फी अपने भाले को घुमाते हुए एक की गर्दन काट देता है। क्लाउड भी अपनी 2 तलवारों को लेकर एक बंदे के ऊपर वार करते हुए आगे बढ़ता है, उसको मार देता है। क्योंकि शाओ अपने डीमन पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है तुम में से कौन मरना चाहता है, चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तुम्हारे शाओ के सामने एक लड़का होता है जिसके पास उसका स्पीयर होता है। वो उसे कहता है लड़के मैं तुम्हें मारूंगा। अपने भाले के साथ हमारे शाओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा शाओ उसके भाले को पकड़ लेता है और उसके भाले को पकड़ने के बाद उसे ऊपर की तरफ उठाकर पटक देता है। लेकिन जैसे वो उसे ऊपर की तरफ उठाकर पटकता है वो जंप करते हुए एक ब्लैक बैक फ्लिक करता है और अपने मुंह के अंदर से एक एरो निकालता है और उस एरो के साथ हमारे शाओ के ऊपर अटैक करता है जो कि सीधा हमारे शाओ के कंधे में जाकर लगता है, जिससे शाओ जख्मी हो जाता है। वो लड़का नीचे उतरने के बाद फिर से अपना भाला उठा लेता है और अपने भाले को लेकर हमारे शाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ऊपर की तरफ जंप करते हुए शाओ पर अपने भाले से अटैक करता है तो शाओ जंप करते हुए जल्दी से पीछे हट जाता है। पीछे हटने के साथ ही लड़का फिर से अपने भाले को उठाता है और हमारे शाओ को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो ग्राउंड के अंदर अपने भाले को धंसाकर मिट्टी को ऊपर की तरफ उछालता है जो कि शाओ की आंखों में पड़ जाती है। शाओ अपनी आंखों को कवर करके खड़ा होता है। इसी के साथ ही वो लड़का अपने भाले के साथ बहुत सारे ब्लेड अटैक करता है। वो सारे के सारे ब्लेड अटैक उठते हुए हमारे शाओ की तरफ आगे बढ़ते हैं। उनमें से काफी सारे शाओ की बॉडी के साथ टकराते हैं जिससे उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे कट्स भी लग जाते हैं। फिर साथ ही उन सभी को डॉज करने के लिए हमारा शाओ अपनी डीमन पावर्स को रिलीज करते हुए बड़ी स्पीड से घूमता हुआ पीछे वाली साइड पर चला जाता है। तो वो लड़का भी हंसना शुरू कर देता है और उससे कहता है लड़के वाकई में तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है, मैंने काफी सारे अटैक्स को अवॉइड कर लिया, लेकिन तुम शाम पर बार बार तो लकी नहीं होने वाले, किसी वक्त तो मेरे अटैक्स हमारी बॉडी के साथ डायरेक्टली हिट होंगे। भी सोच रहा होता है मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर मुसीबत में पड़ गया हूँ। हमारा शाओ साथ ही चलाकर क्लाउड से कहता है क्लाउड मुझे तलवार चाहिए। तो क्लाउड जो कि वहाँ पर एक लड़की से फाइट कर रहा था वो उसे कहता हाँ क्यों नहीं मैं अभी देता हूँ। क्लाउड 2 लड़कों के साथ फाइट कर रहा था, वो उन दोनों के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करते हुए उन दोनों को मार देता है और साथ ही अपने हाथ से एक तलवार को अरे शाओ की तरफ फेंक देता है। वो तलवार सीधी उड़ती हुई शाओ की तरफ आगे बढ़ती है। शाओ अपनी तलवार को कैच करता है जबकि दूसरी तरफ से स्पीयर वाला लड़का अपनी स्पीयर से इसके ऊपर अटैक करता है तो वो अपनी तलवार के साथ उसके स्पीयर के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर साथ ही अपनी तलवार के साथ ऊपर अटैक करता है तो उसका स्पीयर पीछे की तरफ गिर जाता है। लेकिन वो स्पीयर वाला लड़का अभी भी यहाँ पर हंस रहा होता है जबकि हमारा शाओ गुस्से के साथ घूर रहा होता है। क्लाउड अपने सामने आने वाले लड़कों से अभी भी फाइट कर रहा था और उन सभी से कहता है अगर तुम सभी ने यहाँ पर मुझे जिंदा छोड़ दिया तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तूने मेरे भाई के ऊपर अटैक किया तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। तो एक लड़का भागता हुआ पीछे से निकलता है और उसे आकर कस के पकड़ लेता है जबकि दूसरे 2 लड़के अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ते हैं और उसे मारने लगते हैं। क्लाउड अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है लगता है कि अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। उसी वक्त लिटिल मंकी अपने पास से 2 पत्थर निकालता है और उन दोनों लड़कों के मुंह पर मारता है जिससे वो दोनों लड़के पीछे की तरफ गिर जाते हैं। क्लाउड भी इस बात से काफी हैरान होता है कि अब यहाँ पर ये कौन कर रहा है। वो ऊपर की तरफ देखता है तो लिटिल मंकी उसकी मदद कर रहा होता है। मंकी जल्दी से जंप करते हुए उस लड़के के जिसने क्लाउड को पीछे से पकड़ा होता है उसके साथ लिपट जाता है और उसके बाल और कांच खींचना शुरू कर देता है। तो वो लड़का भी वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है, क्लाउड को छोड़ देता है। फिर साथ ही मंकी जंप करते हुए क्लाउड के कंधे के ऊपर आकर बैठ जाता है। ये लोग सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पर शाओ स्पीयर वाले लड़के से फाइट कर रहा होता है। शाओ अपनी तलवार के साथ उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है, कभी ब्लॉक करता है कभी उसके अटैक्स को अवॉइड करता है। लेकिन वो लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो अपने भाले के साथ बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। भाले के हाथ उसके ऊपर अटैक करता है तो शाओ ऊपर की तरफ जंप करता है। जैसे वो ऊपर की तरफ जंप करता है स्पीयर वाला लड़का उसे एक जबरदस्त किक मारता है। स्पीयर वाला लड़का उसे कहता है ये बात तो वाकई में सच है कि तुम एक रूकी किंग होने के लायक हो। स्कूल में तुम्हारी काफी ज्यादा प्रेस्टीज है कि तुम एक काफी स्ट्रॉन्ग लड़की और बहुत ही जल्दी जीनियस बनने वाले हो, लेकिन आज तुम्हारा यहीं पर अंत होने वाला है। वो अपने पास से अपनी भाले की टेक्निक को रिलीज करता है तो उसके पास एनर्जी से बने हुए बहुत सारे भाले निकल आते हैं। तो कहता है आज तुम्हारा यहीं पर अंत होगा और अपने बालों के साथ वो आगे की तरफ बढ़ता है, हमारे शाओ के ऊपर अटैक करता है। हर एक भाले के अंदर से एक खोपड़ी वाला मॉन्स्टर निकलता है। उसने अपने हाथ में एक तलवार पकड़ी होती है और वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स आगे की तरफ बढ़ते हैं हमारे शाओ के ऊपर अटैक करने के लिए। हमारा शाओ चिल्लाकर उसे कहता है तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो, लगता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। वो डीमन पावर्स को एक्टिवेट करता है। चेहरे के ऊपर जो लाइंस होती हैं, जो डीमंस वाली लाइन है वो और भी ज्यादा गहरी हो जाती है और भी ज्यादा हो जाती है। साथ ही हमारा शाओ एक जबरदस्त चीख मारता है। उसके चीख मारने के साथ ही वो अपनी तलवार को सामने की तरफ घुमाकर अटैक करता है। अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उसके सामने जितने भी शैडो सोल्जर होते हैं उन सभी को एक ही अटैक के साथ मार देता है। यहाँ तक कि वो स्पीयर वाला लड़का ये अटैक उसके साथ भी टच करता है और उसके हाथ उसका बाला गिर जाता है। उसके हाथ उसके बाले की गिरने के बाद वो सामने की तरफ देखता है और कहता है लड़के तुम्हारे पास तो काफी सारे स्किल्स हैं। शाओ उस वक्त बड़ी स्पीड से उसके करीब पहुंच जाता है, अपनी तलवार को घुमाता है और उसकी चेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त कट लगाता है जिससे वो लड़का वहीं पर गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। कैप्टन हांग जो कि अभी तक अपने टाइगर के ऊपर बैठा ये सब कुछ देख रहा था, वो अपने बड़े से वेपन को उठाता है और कहता है ये सभी लोग तो कचरा निकले, अब मुझे यहाँ पर इस टास्क को पूरा करना होगा। वो अपने टाइगर को कहता है टाइगर चलो जल्दी से आगे बढ़ो और उसका टाइगर भागता हुआ हमारे शाओ की तरफ आगे बढ़ता है। वो अपने बड़े से एक्स को लेकर हमारे शाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ऐसे वो अपने बड़े से एक्स को घुमाकर हमारे शाओ के ऊपर अटैक करता है तो शाओ अपनी डीमन पावर्स को यूज करते हुए स्पीड के साथ साइड के ऊपर चला जाता है और उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। फिर साथ ही अपनी तलवार को घुमाते हुए अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। वो स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल होती है।
कैप्टन हांग भी उसी तरफ ही देख रहा होता है कि वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। हालांकि जाओ ने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक किया था, लेकिन उसके टाइगर और कैप्टन हांग उन दोनों की बॉडी के ऊपर उसका जरा भी असर नहीं होता। कैप्टन हांग उसे कहता है, लड़के तुम वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आज तुम्हारी किस्मत में मरना लिखा हुआ है, इसी वजह से आज तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। कैप्टन हांग जल्दी से अपने लाइन के ऊपर से जंप करते हुए हमारे जाओ के ऊपर अटैक करता है। वो अपने एक्स के साथ अटैक करता है तो जाओ जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ता है। कैप्टन हांग का जो ब्लेड होता है वो ग्राउंड के ऊपर पड़ता है, जिससे पूरे का पूरा ग्राउंड में टूट जाता है। इसी के साथ ही कैप्टन हांग वहाँ पर फिर से अपने ब्लेड को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से 3 पावरफुल स्ट्राइक्स निकलती हैं। हमारा जाओ उन स्ट्राइक्स को वहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है। वो एक वाली को ब्लॉक करता है, जबकि दूसरी वाली उसके साथ हिट होती है, जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाता है। उसकी तलवार के अंदर भी क्रैक्स पड़ जाते हैं। जाओ के मुंह से काफी सारा ब्लड निकल रहा होता है। वो पीछे एक पेड़ के साथ जाकर टकराता है और काफी जबरदस्त इम्पैक्ट होता है। जाओ कहता है इसके पास जो एक्स वेपन है ये एक बहुत ही टॉप लेवल का वेपन है। हांग फिर से अपने वेपन को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है अपनी अगली लाइफ में कभी भी किसी ऐसे बंदे को प्रवोक मत करना जिसे प्रवोक नहीं किया जा सकता। जाओ भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है लगता है कि अब मैं यहीं पर मरने वाला हूँ। कैप्टन हांग उसे कहता है तुम्हें अगली लाइफ में किसी ऐसे बंदे को प्रवोक नहीं करना चाहिए जिसे प्रवोक नहीं किया जा सकता। अगली बार सोच समझ कर इस तरह का कोई फैसला करना। सिमोना जाओ उसकी बात सुनता है। वो वहीं पर अपनी आंखें खोलता है और बड़ी स्पीड से घूमते हुए साइड पर चला जाता है। कैप्टन हांग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि उसके एक्स के नीचे कुछ भी नहीं आया। हमारा जाओ से कहता है मुझे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि यहाँ पर कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है कि तुम अचानक से हमारे सामने आकर हमारा सामान लूटने के लिए यहाँ पर आए हो। लेकिन असल बात तो यह है कि तुम्हें यहाँ पर किसी ने भेजा है मुझे मारने के लिए। तुम्हारी जाओ को जबकि ये पता चल चुका है कि यहाँ पर किसी ने इसको मारने के लिए भेजा है। जाओ से कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इस लायक हो, तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशन है कि तुम मुझे मार सको। हांग से कहता है लड़की अब तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। साथ ही वो हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हमारा जाओ वहीं पर खड़े खड़े अपनी डीमन पावर्स को रिलीज करता है। उसकी बॉडी से काफी सारी जान एनर्जी निकल रही होती है। ऐसे उसकी बॉडी के अंदर से वो जान एनर्जी निकलती है तो कैप्टन हांग काफी ज्यादा घबरा जाता है। कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि अगर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया तो ये लड़का मेरी बॉडी को सेंटर से 2 हिस्सों में काट देगा। यहाँ पर इतना ज्यादा डर क्यों महसूस हो रहा है। जब अपनी डीमन पावर को रिलीज करता है तो उसकी बॉडी के अंदर जितने डीमंस की पावर्स होती है वो सारी की सारी जान एनर्जी की सूरत में वहाँ पर रिलीज हो रही होती है और इसका प्रेशर काफी ज्यादा होता है। शाओ अपनी तलवार को कैप्टन हांग की तरफ करता है और कहता है चाहे यहाँ पर आज किसी ने भी तुम्हें भेजा हो से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो। तुम और तुम्हारे साथी जितने भी लोग थे वो सभी लोग यहीं पर मरेंगे। क्योंकि कैप्टन हांग उसके सामने खड़ा काफी ज्यादा घबरा रहा था और सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। लड़के के पास तो सिर्फ जान वॉरियर के लेवल की पावर्स हैं, फिर इस लड़के की बॉडी के अंदर से इतनी सारी पावर कैसे रिलीज हो सकती है। कैप्टन हांग उसे कहता है लड़के तुम्हारी जान फोर्स काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक टिक पाओगे। तुम्हारी ये जान फोर्स ज्यादा देर तक तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगी। जाओ उसे कहता है हाँ ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ज्यादा देर तक इस स्टेट को बनाकर नहीं रख सकता, इसी वजह से मुझे जल्दी करना होगा, मुझे जल्दी से जल्दी तुम्हें मारना होगा। कैप्टन हांग हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है तो क्या तुम्हारे पास इतनी एबिलिटीज हैं कि तुम जल्दी से जल्दी इस मैच को खत्म कर सको, यानी तुम जल्दी से जल्दी मुझे मार सको। जाओ बड़ी स्पीड के साथ उसके करीब पहुंच रहा होता है, जबकि वो अभी भी वहाँ पर हंस रहा होता है और उसे कहता है मुझे बस इंतजार करना है कि कब तुम्हारी एनर्जी रन ऑफ होगी, उसके बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन जब वो देखता है कि जाओ उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच गया, वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जाओ उसे कहता है देखना तुम्हारा क्या होता है। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके बाजू के ऊपर अटैक करता है, जिससे उसका एक बाजू काट देता है और आगे की तरफ गुजर जाता है। बाजू के कटने के बाद कैप्टन हांग वहीं पर नीचे गिर जाता है, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। जब वो वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाता है तो उसके जितने साथी होते हैं वो सभी लोग अपने कैप्टन की तरफ देखते हैं। सभी अपने कैप्टन की तरफ देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। कैप्टन अपने सभी साथियों से कहता है उन सभी को छोड़ो और इसको मारने के लिए यहाँ पर आओ, सभी लोग मिलकर इसको मार डालो। उसी वक्त एक बाले वाला लड़का अपने बाले को घुमाते हुए हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारे कैप्टन के ऊपर अटैक करने की, अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। वो अपने बाले को हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने लगता है। उसी वक्त एक बाला उसकी गर्दन के अंदर आकर धंस जाता है और वो उड़ता हुआ पीछे वाले पेड़ के साथ जाकर लटक जाता है। हमारे फीचैंग ने दूर से अपने बाले को उसकी तरफ थ्रो किया होता है। फिर साथ ही फीचैंग अपनी बॉडी के ऊपर से अपने कपड़े फाड़ देता है और अपनी बॉडी शॉडी दिखाकर बड़ी स्पीड से भागता हुआ आगे बढ़ता है। फीचैंग कैप्टन हांग को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो उसके करीब पहुंच रहा होता है कैप्टन हांग जल्दी से सीटी बजाता है और अपने टाइगर को वहाँ पर बुला लेता है। उसका टाइगर भागता हुआ वहाँ पर आता है और कैप्टन हांग जंप करते हुए अपने टाइगर के ऊपर बैठ जाता है। वो बड़ी स्पीड से वहाँ से भाग जाता है। जब वो वहाँ से भागकर जा रहा होता है जाते हुए वो चिल्लाकर उसे कहता है वहाँ से इंतजार करो, देखना मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। हमारी टाइगर 2 डीमन हंटिंग वॉरियर्स की टीम ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। जाओ वहाँ पर जान एनर्जी को यूज कर रहा था, इसकी वजह से जान एनर्जी के रन ऑफ होने की वजह से वो थोड़ी देर के लिए बेहोश होने वाला है। तो बेहोश होने से पहले वो चिल्लाकर कहता है 6 यार इसको जाने मत देना, और इसका टाइगर दोनों मरने चाहिए। और साथ ही वो वहीं पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। 6 यार उसकी बात सुनने के बाद बड़ी स्पीड से उसकी तरफ भागना स्टार्ट करता है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, पेड़ों के ऊपर से जंप करते हुए उन दोनों का पीछा करता है और अपनी जान पावर को रिलीज करता है तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। साइज को बड़ा करने के बाद वहाँ पर एक जबरदस्त रोल लगाता है। जैसे ही वो उनके करीब पहुंच जाता है वो एक पत्थर उठाता है और उस पत्थर को उठाकर उन दोनों के ऊपर दे मारता है। एक पत्थर उसके टाइगर को लगता है और एक पत्थर उसको लगता है कैप्टन हांग को, और वो दोनों वहाँ से नीचे की तरफ
गिर जाते हैं। कैप्टन हांग के नीचे गिरने के बाद सामने की तरफ देखता है कि अब यहाँ पर कौन आ गया जो उसके ऊपर अटैक कर रहा है। उसी वक्त हमारा लिटिल मंकी जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। वो अपने दोनों पाँव के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी पसलियों की सारी हड्डियां टूट जाती हैं और वहीं पर उसके मुंह से ब्लड निकलता है। इसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके पास लिटिल मंकी जल्दी से आगे बढ़ता है और उस टाइगर के पेट में भी एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे उस टाइगर बेचारे की पसलियां भी तोड़ देता है। मंकी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो फिर से जल्दी से जंप करते हुए उस टाइगर के ऊपर जाकर बैठ जाता है और रोर करते हुए उसके सर में जबरदस्त पंचेस मारता है, बिल्कुल मंकी डी लूफी की तरह गम गम करते हुए उसके सर में बहुत सारे पंचेस मारता है। तो इस लिटिल मंकी ने इस टाइगर को तो मार दिया। उसी वक्त उसके बाकी के साथी भागते हुए वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं कि अब कैप्टन अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो लोग उस मंकी को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और मंकी भी घूर कर उन सभी की तरफ देखता है। वो सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ से निकलो वरना ये बंदर तो हमें भी मार डालेगा। वैसे कुछ तो बचकर निकल जाते हैं, जबकि बाकी सभी को हमारा मंकी मार देता है। नेक्स्ट सीन पीछे का दिखाते हैं जहाँ पर क्लाउड और वी अरे जाओ का ख्याल रख रहे होते हैं। वो उसे एक पेड़ के साथ टेल लगाकर बिठा देते हैं। उन्हें अपने पास से एक पिल निकालता है, शाह को खिलाते हुए कहता है चलो जल्दी से इसको खा लो, इससे तुम्हारी एनर्जी रिकवर होगी। ये तीनों भाई अभी यहीं पर बैठे होते हैं। साइड के ऊपर से उन्हें आवाज आती है। वो लोग कहते हैं लगता है कोई यहाँ पर आ रहा है, कोई अटैक करने वाला है। साइड के ऊपर से लिटिल मंकी जो कि अब साइज में काफी बड़ा है दोनों को उठाकर वहाँ पर लेकर आ रहा होता है। उसने अपने कंधे के ऊपर टाइगर को उठाया होता है, जबकि अपने हाथ में कैप्टन हांग को पकड़ा होता है। वो उनको लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है। सी और क्लाउड उसको बड़े साइज में देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है, तो सिक्स उन दोनों को वहीं पर फेंक देता है। जाओ उसे कहता है अब जाओ जाकर आसपास नजर रखो, कोई भी मॉन्स्टर या डीमन यहाँ पर ना आने पाए, ना ही कोई इंसान यहाँ पर आए। कोई यहाँ पर आ रहा तो मुझे जल्दी से बता देना। तो वो अपने साइज को छोटा करता है और उसे कहता है अच्छा ठीक है, और वो जल्दी से जंप करते हैं पेड़ के ऊपर चला जाता है। और फीज देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या ये वाकई में हमारा लिटिल मंकी था। फीज कहता है मुझे भी ऐसे ही लगता है ये हमारे लिटिल मंकी था। दोनों अभी भी मंकी को घूर घूर कर देख रहे होते हैं, जबकि मंकी पेड़ के ऊपर जाने के बाद उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है पता नहीं ये दोनों बेवकूफ मेरी तरफ क्यों घूर कर देख रहे हैं। साथ ही उन दोनों को वहाँ पर विक्ट्री का साइन बनाता है। नेक्स्ट सीन में नो डीमन अबिस के बाहर के एरिया का दिखाया जाता है। सभी लोग जो कि लिटिल मंकी से बचकर भाग आए थे वो सभी लोग भागते हुए काफी दूर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर बैठकर सांस लेते हैं और कहते हैं पता नहीं वो तीनों लड़के इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हैं। उसने हमारे कैप्टन को भी मार डाला, साथ में उसके टाइगर को मार दिया और हमारे साथ काफी सारे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स थे उन सभी को भी मार दिया और ऊपर से वो बंदर पता नहीं कहाँ से आया था। हम लोग वापस जाकर अपने कमांडर को इस बारे में क्या बताएंगे कि हमारे कैप्टन हांग कैसे मरे हैं। नेक्स्ट सीन 2 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 2 घंटे तक वो लोग वहीं पर बैठते हैं। 2 घंटे के बाद वहाँ पर उनके सभी लोग आ जाते हैं। प्रिंस बॉरलॉग की फैमिली के लोग यहाँ पर आते हैं। प्रिंसेस पॉलिस उनके साथ होती है, साथ में गैंगशी होता है। गैंगशी को स्पेशली बॉरलॉग ने यहाँ पर भेजा और उसके साथ जीटाई भी होता है। उनके साथ एक और लड़का है जिसका नाम हाई जुई होता है। ये सभी लोग कमांडर को देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर गैंगशी इन सभी का कमांडर है। वो उसे कहते हैं कमांडर से तो बहुत ही अच्छी बात है आप यहाँ पर आ गए। गैंगशी उन लोगों से कहता है तुम सभी की ये हालत कैसे हुई, तुम्हारे बाकी के मेंबर्स कहाँ पर हैं, क्या किसी हाई लेवल के डीमन ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था। जल्दी से उसके सामने झुकते हुए उसे सारी रिपोर्ट देता है और उसे कहता है कमांडर जिन लड़कों को तुम मरवाना चाहते थे वो तीनों लड़कों से हमारा सामना हुआ था। कैप्टन हांग और बाकी के सभी मेंबर्स उन तीनों लड़कों के हाथ से मारे गए हैं। वहाँ सुनते ही चारों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वाकई में कैप्टन हांग मर चुका है, वो लोग इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं। वो लड़का उन्हें सारी बात बताता है कि वहाँ पर वो लड़के अकेले नहीं थे बल्कि उनके साथ एक मंकी भी था, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसे कहता है क्या वाकई में सिर्फ और सिर्फ एक मंकी की वजह से तुम लोग हार कर आ गए, वो मंकी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। कैप्टन हांग का साथी उसे कहता है मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। कैप्टन हांग का एक बाजू कटने के बाद वो अपने टाइगर के ऊपर बैठकर अपने लोगों को लेकर वहाँ से भाग कर आ रहा था। अपने टाइगर पर भागता हुआ जा रहा था, जबकि उसी वक्त एक मंकी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। उस मंकी ने बहुत ज्यादा पावर के साथ अटैक किया था, उसके टाइगर को भी मार दिया और साथ ही कैप्टन हांग को भी मार दिया। वो मंकी कम से कम मीडियम लेवल का डीमन तो जरूर होगा। गैंगशी कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, चलो सभी लोग तैयारी करो, हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, जाकर उन तीनों को भी मारेंगे और साथ ही कैप्टन हांग का बदला लेंगे। लड़का उनसे कहता है लेकिन वो मंकी उसका क्या करेंगे, वो तो एक मीडियम लेवल का मंकी है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इन लोगों के साथ एक और बंदा होता है, वो उनसे कहता है वो मंकी तो सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम लेवल का डीमन है, तुम्हें तो ये बताया है मीडियम लेवल का डीमन बीस्ट है, तो मैं एक ही पंच के साथ उसको मार सकता हूँ, तुम्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। वो लड़का उसकी आवाज सुनने के बाद आगे बढ़ता है ताकि उसके चेहरे को देख सके। जब उसके करीब पहुंचकर उसको देखता है तो उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी इवल एनर्जी निकल रही होती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है अब ये कौन है, ये पता नहीं किसको अपने साथ लेकर आए हैं। एक सीन में जाओ का दिखाया जाता है। जाओ और उसके दोस्त वहीं पर बैठकर दोबारा से रिकॉपरेट कर रहे होते हैं। वो कल्टीवेट करके अपनी एनर्जी को दोबारा से रीगेन कर रहे होते हैं। अपनी एनर्जी को रीगेन करने के बाद फी उठता है, अपने हाथ में अपना भाला लेता है और जाकर कैप्टन हांग को मारने लगता है क्योंकि वो भी सिर्फ बेहोश होता है और जिंदा होता है। वो जाकर अपने भाले को उसकी बॉडी में दंसाने लगता है। उसी वक्त तुम्हारा जाओ से रोक देता और कहता है फिर रुक जाओ। फिर उसे कहता है तुम इसको जिंदा क्यों रखना चाहते हो। जाओ उसे कहता है मुझे पता है किसी ने यहाँ पर भेजा है, तो इसे जल्दी से जगाओ, इससे पूछते हैं इसे किसने यहाँ पर भेजा है, कौन ऐसा है जो हमें यहाँ पर मारना चाहता है। जाओ चलते हुए जब आगे की तरफ भाग रहा होता है तो उसे झटका लगता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। जाओ कहता है लगता है कि मैंने यहाँ पर जिन डीमन स्किल्स को यूज किया था फाइंड करने में काफी सारा टाइम लगेगा, अभी मैं तैयार नहीं हूँ उन सभी को यूज करने के लिए, जल्दी
से भागता है उसके पास आता है और उसे कहता है ब्रो क्या तुम ठीक हो। वो उसकी मदद करता है और उसे उठाकर अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है। लोग कैप्टन हांग को एक पेड़ के साथ बिठा देते हैं और उसके मुंह के ऊपर पानी डालते हैं और उसे कहते हैं चलो जल्दी से उठ जाओ। जाओ कहता है मुझे लगता है कि इन लोगों को किसी ने पे किया होगा हम सभी को मारने के लिए। कैप्टन हांग को वहाँ पर होश आ जाती है। हमारा जाओ से कहता है चलो जल्दी से बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है मुझे मारने के लिए। कैप्टन हांग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें जल्दी से जल्दी मुझे मारना होगा क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम ही मेरे साथ यहीं पर दफनाए जाने वाले हो, तुम लोग भी मरोगे। हमारा जाओ से कहता है क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो कि तुम हमें यहाँ पर इस बारे में नहीं बताओगे किसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। तो कैप्टन हांग उसे बताने की बजाय अपने मुंह के अंदर से ब्लड उसकी तरफ थूकता है। साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी डरा नहीं सकते, मेरा नाम हु हांग है। ऐसा इंसान जो कभी मरने से नहीं डरा क्योंकि मैंने अपनी सारी जिंदगी नो डीमन एबिस में गुजार दी। हम लोग हंटिंग ग्रुप से हैं, तो डीमन से भी नहीं डरते तो फिर इंसानों से क्या डरेंगे। तुमने क्योंकि हमारे ग्रुप को यहाँ पर ऑफेंड किया है तो मेरा ग्रुप यहाँ पर तुम्हारा शिकार करेगा, वो तुम सभी को ढूंढ निकालेगा और तुम्हें मार डालेगा। साथ ही वो अपनी जुबान को अपनी दांतों से काट लेता है और वहीं पर मर जाता है। और यहीं पर हम लोग अपने एपिसोड का एंड करेंगे। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।